हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टैप। आप लोग देख रहे हैं आप हमारे ज्योग्राफी मॉड्यूल का लेक्चर नंबर 23। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अबाउट द सोशल ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड। सो बेसिकली फ्रेंड्स, अभी तक के ज्योग्राफी के मॉड्यूल में हमने फिजिकल ज्योग्राफी और इकोनॉमिक ज्योग्राफी को कवर कर लिया। हमने फिजिकल ज्योग्राफी में सारे नेचुरल फिनोमिना, फिजिकल फिनोमिना उनको स्टडी किया था। एंड देन आफ्टर दैट इन दी इकोनॉमिक ज्योग्राफी हमने क्या किया, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हमने रिसोर्सेज, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी किया, हमने इंडस्ट्रीज के बारे में स्टडी किया और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से अर्बनाइजेशन, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन का जो डेवलपमेंट होता है, ये सारी चीज़ों को भी हमने स्टडी कर लिया है। तो अब हम लोग सोशल ज्योग्राफी के ऊपर जो है शिफ्ट करने जा रहे हैं। सोशल ज्योग्राफी इज द पार्ट ऑफ आवर सिलेबस जहां पे हम पूरे वर्ल्ड के अंदर और स्पेसिफिकली इंडिया के अंदर पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं, लोगों को स्टडी करते हैं। हाउ द पॉपुलेशन इज स्टडीड, हाउ द पॉपुलेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड, कहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं, कहाँ पे कम लोग रहते हैं, कौन से फैक्टर्स हैं विच इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। यही सारी चीज़ें इस लेक्चर के साथ आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज के लेक्चर में किन चीज़ों को डिस्कस करेंगे उसको देखते हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात होगी, ग्रोथ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड हाउ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज टेकन प्लेस, एंड देन द कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन, इनको हम लोग स्टडी करेंगे। पॉपुलेशन पूरी दुनिया की किस तरीके से ग्रो हुई है, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुई है पूरे वर्ल्ड में, और कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं पॉपुलेशन के, जैसे कि सेक्स रेशियो, लिटरेसी रेट, ये वाले जो कंपोनेंट्स होते हैं इनको भी हम लोग ब्रीफली डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम फिनोमिना की बात करेंगे जिसका नाम है माइग्रेशन। माइग्रेशन मींस द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर फॉर टेम्पररी और अ परमानेंट बेसिस। तो कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ माइग्रेशन, इसको हम लोग स्टडी करेंगे। एंड आफ्टर दैट वी विल स्टडी अ थ्योरी दैट इज डीटीटी थ्योरी और डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। ठीक है, तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की इस थ्योरी को भी हम लोग आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम वर्ल्ड पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड पॉपुलेशन पूरी दुनिया के अंदर रहने वाले जो लोग हैं उनका एस्टिमेशन है अराउंड 7.7 बिलियन पीपल। ठीक है, और ये एस्टिमेशन है 2019 का। ऑब्वियसली द पॉपुलेशन इज ग्रोइंग एट अ वेरी फास्ट रेट एंड इन कमिंग फ्यूचर ईयर्स दिस नंबर विल ऑलवेज ग्रो। तो जो पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो 7 बिलियन से भी ज़्यादा है, एंड 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन अबाउट 10% ऑफ इट्स लैंड एरिया। राइट, 90% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव्स इन 10% ऑफ द लैंड एरिया। तो जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्क्यूड है। कुछ ही रीजन्स हैं पूरे वर्ल्ड के लैंड एरिया पे जो कि बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है, एंड मोस्ट ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन रिजाइड्स इन दोज एरियाज ओनली। जैसे कि अगर हम इंडिया की कंट्री की बात कर रहे हैं, चाइना के कोस्टल एरियाज की बात कर रहे हैं, बहुत सारी पॉपुलेशन जो है इन एरियाज में रिसाइड करती है। वास्ट एरियाज आर लेफ्ट एम्प्टी, जैसे कि सहारा डेजर्ट है। सहारा डेजर्ट में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है, बहुत कम लोग वहाँ रिजाइड करते हैं। सेंट्रल एशिया के जो डेजर्ट्स हैं वहाँ पे बहुत कम लोग रिजाइड करते हैं। साइबेरिया का इतना बड़ा लैंड मास है जो कि बहुत ठंडा होने की वजह से ह्यूमन सेटलमेंट्स वहाँ पे भी बहुत कम मौजूद हैं। सो इस वजह से वर्ल्ड का बहुत लार्ज एरिया है विच इज़ नॉट इनहेबिटेड बाई ह्यूमन्स, एंड द ह्यूमन पॉपुलेशन, मोस्ट ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन अबाउट 90% ऑफ दैट इज रिजाइडिंग इन ओनली 10% ऑफ द एरिया। अगर हम कॉन्टिनेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो एशिया इज द मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट विद 60% of the total population. Two of the most populous countries of the world, China and India. ये दोनों कंट्रीज आपके एशियन कॉन्टिनेंट में हैं। इसके बाद इंडोनेशिया आपका, पाकिस्तान आपका, ये जो 4th and 5th नंबर पे आने वाली कंट्रीज हैं, दीज आर ऑल्सो एशियन कंट्रीज। देन 8th नंबर पे आपका आ रहा है बांग्लादेश विच इज अगेन एन एशियन कंट्री। सो ऑल दीज कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया एंड चाइना, इंडिया, Pakistan, Bangladesh and Indonesia, all these countries they make up for most of the world's population, and इस वजह से एशिया वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट है, followed by Africa, then Europe, then Latin America and Caribbean, then North America, and then Oceania which basically means Australia, New Zealand and surrounding islands. यहाँ पे आपकी बहुत कम पॉपुलेशन रहती है वर्ल्ड ओवर, बिकॉज इन दीज रीजन्स जो ऑस्ट्रेलिया का हमारा कॉन्टिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया के कॉन्टिनेंट में भी जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी कोस्टल एरियाज में ही सिमटा हुआ है। वो सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया में हमें बहुत कम लोग देखने को मिलते हैं। सो मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट इज एशिया एंड लीस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट इज ओशिनिया। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी भी कहां पे है, एशिया के अंदर, एंड सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी कहां पे है, ओशिनिया के अंदर, दैट इज ऑस्ट्रेलिया एंड सराउंडिंग कंट्रीज। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग याद रखेंगे। वर्ल्ड्स टॉप 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज, ये रैंक को भी हम लोगों को याद रखना है। करंट अफेयर्स के साथ इसको अपडेट भी करते रहेंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली दीज नंबर्स दे विल बी चेंजिंग वेरी फास्ट, एंड हम इन नंबर्स को अपडेट करते रहना है हम लोगों को। जब तक हमारी प्रिपरेशन चल रही है हमें करंट अफेयर्स के साथ इन रैंक्स को भी अपडेट करेंगे। लेकिन करंटली चाइना इज द मोस्ट
मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, फॉलोड बाय इंडिया। एंड ये जो टॉप टू कंट्रीज हैं इनको कोई डिस्प्लेस नहीं करने वाला है नियर फ्यूचर में। इंडिया जरूर ओवरटेक कर लेगा चाइना को इन द कमिंग फ्यूचर। बाय 2035 और 2040 इट इज एस्टिमेटेड दैट इंडियाज पॉपुलेशन विल बी इवन मोर देन चाइनाज। और फिर आपका इंडोनेशिया है, ये इंडोनेशिया भी यूएसए को ओवरकम कर सकता है कमिंग फ्यूचर के अंदर। तो ये रैंकिंग्स के अंदर काफी चेंजेस होने के आगे आसार हैं, बट टॉप टू कंट्रीज विल रिमेन द सेम फॉर फॉरसीएबल फ्यूचर। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हम लोग बात करने जा रहे हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की। सो किन फैक्टर्स की वजह से पॉपुलेशन की डेंसिटी जो है वो इन्फ्लुएंस होती है? सो दीज फैक्टर्स कैन बी जियोग्राफिकल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स और सोशो कल्चरल फैक्टर्स। जियोग्राफिकल फैक्टर्स यानी कि आपका वाटर अवेलेबिलिटी है या नहीं है, लैंड फॉर्म कैसा है, माउंटेनस रीजन है, हिली रीजन है, प्लेन्स रीजन है, प्लेटू रीजन है, या फिर आप कोस्टल एरियाज की बात कर रहे हैं तो ये लैंडफॉर्म किस तरीके का है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनली क्लाइमेट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट एंड सॉइल्स। तो अगर हम एग्जांपल्स के तौर पे देखने की कोशिश करें, वाटर अवेलेबिलिटी कितना इंपॉर्टेंट कॉज है फॉर द पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेशन इन एन एरिया। इस डायग्राम में यू कैन सी दिस इमेज is of Nile River, right? One dot in this image represents about 100,000 people, यानी कि 1,00,000 लोग लगभग एक डॉट के द्वारा रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं। और आप देखेंगे कि ये जो नाइल रिवर चल रही है अफ्रीका के अंदर, इस रिवर के बैंक्स के ऊपर कितनी ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो यहाँ पे ही आके इकट्ठा हो गई है। एंड मेनली बिकॉज दिस नाइल रिवर इज एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ वाटर। एग्रीकल्चरली भी ये जो एरिया है काफी फर्टाइल रहेगा, बिकॉज नाइल के द्वारा लाए गए सेडिमेंट्स विल रिजल्ट इन अ फर्टाइल सॉइल। So the banks of Nile, they have fertile soil, they have ample amount of water, और इस वजह से अफ्रीका के नॉर्दर्न पार्ट में मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज रिजाइडिंग इन दी अलोंग दी नाइल रिवर। फिर अगर हम क्लाइमेट की बात कर रहे हैं तो सहारा डेजर्ट में इतनी कम पॉपुलेशन क्यों है? क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट बहुत हार्श है। नॉर्दर्न रशिया, साइबेरिया का जो पार्ट है, इतनी कम पॉपुलेशन क्यों है? बिकॉज अगेन द क्लाइमेट इज वेरी हार्श। सिमिलरली द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कैनेडा, ग्रीनलैंड एंड द सेंट्रल पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये जो सेंट्रल पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया है ये पार्ट भी एक डेजर्ट है, या फिर आप बोल सकते हैं सेमी एरिड ग्रासलैंड है। और इसी वजह से पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी सिर्फ कोस्टल एरियाज में जो है फंसा हुआ है, राइट? सो दीज आर द डिफरेंट रीजंस व्हाई द पॉपुलेशन इज कॉन्सेंट्रेटेड इन अ सर्टेन पर्टिकुलर प्लेस। अगर आप लैंडफॉर्म के बेसिस पे भी देखना चाहेंगे, सो लैंडफॉर्म के बेसिस पे ऑल दीज डेजर्ट रीजन्स दे आर स्कार्सली पॉपुलेटेड। अलोंग द कैस्पियन सी फिर से आप देखिए पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कितना ज्यादा तेजी से हो गया है, कितने ज्यादा डेंसिटी बढ़ गई है पॉपुलेशन की। अगेन बिकॉज यहाँ पे कैस्पियन सी के अराउंड के रीजन जो हैं ये प्लेन रीजन्स हैं। आपका जो कॉकेसस माउंटेन्स के रीजन्स हैं, दीज रीजन्स आर अगेन वेरी डेंसली पॉपुलेटेड। तो ये आपके लैंडफॉर्म की वजह से पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज आता है। फिर हमारे इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन डेंसिटी को ऑब्वियसली इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि मिनरल रिसोर्सेज, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, दे आर ऑल्सो इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। तो अगर हम इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात करते हैं, ज्यादातर पॉपुलेशन कोस्टल एरियाज में इकट्ठा होने की कोशिश करती है। इंडिया की कंट्री को हम अगर छोड़ें, क्योंकि इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री विद द 2nd हाईएस्ट पॉपुलेशन, तो इंडिया का टॉप से लेकर बॉटम तक लगभग हर रीजन में हमें बहुत ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी मिलती है, एक्सेप्ट फॉर सर्टन एरियाज इन लद्दाख एंड अरुणाचल प्रदेश। लेकिन चाइना की जैसे हम बात कर रहे हैं, चाइना वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, बट एज यू कैन सी मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ चाइना इज कॉन्सेंट्रेटेड इन दिस पर्टिकुलर ईस्टर्न पार्ट ओनली। जो चाइना का पैसिफिक कोस्ट है, उसी कोस्ट पे चाइना की ज्यादातर पॉपुलेशन रिजाइड करती है, ना कि चाइना के सेंटर में। इवन तिब्बत पार्ट, नॉर्दर्न चाइना, इनर मंगोलिया एंड मंचूरिया, यहां पे भी आपकी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बहुत कम है। एक छोटी सी यहां पे आपको स्ट्रीक दिख रही होगी, ये जो छोटी सी लाइन दिख रही होगी कि पॉपुलेशन यहां पे एक जो डेंसिटी है पॉपुलेशन की थोड़ी दिख रही है, दिस इज द यांगजे रिवर। यांगजी रिवर जो कि येलो रिवर चाइना में फ्लो करते हैं, उस रिवर के अलोंग अगेन से आप देख सकते हैं पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ गई है। सो इस तरीके से पॉपुलेशन अट्रैक्ट होती है टुवर्ड्स द रीजन्स वेयर वाटर इज अवेलेबल, टुवर्ड्स द रीजन्स वेयर लैंड फॉर्म इज फेवरेबल एंड क्लाइमेट इज फेवरेबल एंड सॉइल इज फर्टाइल सो दैट एग्रीकल्चर कैन बी प्रैक्टिस्ड। फिर आपके मिनरल रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो है आपकी पॉपुलेशन अट्रैक्ट होती है। आपके नॉर्दर्न अमेरिका में जब कॉलोनाइजेशन हुआ, यूरोपियंस दे डिस्कवर्ड नॉर्दर्न अमेरिका, और वो बहुत सारे लोग आए नॉर्थ अमेरिका में सेटल होने के लिए, तो वो नॉर्थ अमेरिका के जितने भी मिनरल रिच रीजन्स थे, ग्रेट लेक के एरिया के अराउंड जितना भी कोल डिपॉजिट था, आयरन एंड स्टील का डिपॉजिट था, उस मिनरल के अट्रैक्शन के लिए भी बहुत सारे लोग ग्रेट लेक्स के एरिया में आके सेटल हुए। ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी इतनी सारी पॉपुलेशन आके जो सेटल हुई, मेनली गोल्ड की माइनिंग, कोल की माइनिंग,
क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक न्यूली डिस्कवर्ड जब कॉन्टिनेंट था और इसमें बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं थी और मिनरल रिसोर्सेज से बहुत रिच कॉन्टिनेंट मिला था, तो बहुत सारे लोग यूरोप से, एशिया से और दूसरे जगहों से ऑस्ट्रेलिया में आए और मिनरल्स को जहाँ जहाँ पे मिनरल्स की फाइंडिंग हुई, जहाँ जहाँ पे माइंस की कंस्ट्रक्शन हुई, वहाँ वहाँ पे भी लोग भी सेटल होते चले गए. सो मिनरल रिसोर्सेज, अर्बनाइजेशन and industrialization, they also influence the distribution of population. The reason why UK and the Western Europe is so densely populated, the reason why the eastern part of USA and Canada is so densely populated, mainly because urbanization and industrialization in दोनों regions में बहुत अच्छा हुआ है. Then religious and social political reasons की वजह से भी हमारी जो population है उसकी distribution decide होती है. जैसे कि religious reasons होते हैं, बहुत सारे लोग particular religious reasons की वजह से किसी एक particular location पे रहना ज़्यादा पसंद करेंगे. अगर हम इजराइल पैलेस्टाइन के कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे हैं, नाउ द पॉपुलेशन इन दिस पार्ट इज द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टाइन इज मेनली ड्रिवन बाय रिलीजन्स. अगर हम सोशल पॉलिटिकल अनरेस्ट की बात कर रहे हैं तो हमारा पाकिस्तान और चाइना दोनों कंट्रीज के बीच में जो पार्टीशन के टाइम पे पॉपुलेशन एक्सचेंज हुआ था, उसकी वजह से भी पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत चेंज हुई है अलोंग द एरियाज वेयर पार्टीशन टुक प्लेस, एंड दिस वाज बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल डिसीजंस, सोशल डिसीजंस. तो हमारे ज्योग्राफिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशो कल्चरल फैक्टर्स सब मिलके पॉपुलेशन कहाँ रहने वाली है, कहाँ ज़्यादा लोग रहेंगे, कहाँ कम लोग रहेंगे, इसको डिसाइड करते हैं. क्लियर हुआ है? अब आगे हम देखते हैं कि जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है ये बढ़ी किस तरीके से, हाउ हैज़ इट ग्रोन. सो अगर पॉपुलेशन हमारी ग्रोथ है, उसको 12,000 ईयर्स बिफोर प्रेजेंट, आज से 12,000 साल पहले जब एक तरीके से ह्यूमंस ने सेटलमेंट्स बनाना स्टार्ट किया, सिविलाइजेशन बनाना लगभग स्टार्ट किया और एग्रीकल्चर करना जो है धीरे धीरे स्टार्ट करने लगे, तो उस टाइम से लेकर के 1 बिलियन पॉपुलेशन होने तक, यानी कि पूरे दुनिया में 1 बिलियन लोग हो जाएं, उसको 1830 ईयर्स लगे हैं. सो 1830 में, 1830 में हमारी पॉपुलेशन 1 बिलियन हुई है. 12,000 साल पहले से हम लोग हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई. 1 बिलियन लोगों को होने में 1830 तक का टाइम लगा, राइट. लेकिन 1 बिलियन से 2 बिलियन आने में सिर्फ 100 साल लगे. तो आप देखिए 12,000 साल लग रहे हैं हम लोगों को 1 बिलियन होने में, और फिर बस अगले नेक्स्ट 100 ईयर्स के अंदर हम 2 बिलियन हो गए. नेक्स्ट 30 ईयर्स के अंदर हम 3 बिलियन हो गए. 15 साल के अंदर 4 बिलियन हो गए हैं. और 1999 में हमारा पॉपुलेशन जो पूरे वर्ल्ड का था, दैट वाज अराउंड 6 बिलियन, एंड इट टुक ओनली अबाउट 12 ईयर्स फॉर द पॉपुलेशन टू डबल डाउन, एंड 7 बिलियन की पॉपुलेशन हमारी 2011 के अराउंड हमने अचीव कर ली थी. और अभी भी मैंने आपको बताया कि 2019 तक जो हमारी पॉपुलेशन है वो ऑलरेडी 7.7 7.8 बिलियन हो चुकी है. 8 बिलियन पॉपुलेशन भी हमारी आगे आने वाले कुछ सालों में हो जाएगी. तो पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ, पॉपुलेशन वाज ग्रोइंग वेरी स्लोली इन द इनिशियल टाइम्स. 1 AD तक, जहां पे आपका बर्थ ऑफ क्राइस्ट है, इस टाइम तक ओनली 0.25 बिलियन पीपल वर लिविंग इन द वर्ल्ड. बट धीरे धीरे जो पॉपुलेशन है वो ग्रो करती गई है. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद, जब हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, साइंटिफिक एडवांसमेंट हुई, ट्रेड, कम्युनिकेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने लगी है, उसके बाद हमारी पॉपुलेशन देखिए कितनी तेजी से ग्रो करना स्टार्ट हो रही है. क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेड टू दी डेवलपमेंट ऑफ द ट्रांसपोर्ट सेक्टर, लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ अदर साइंटिफिक एडवांसमेंट, जैसे कि सैनिटेशन हो गया, मेडिकल फैसिलिटीज हो गई, इसमें बहुत सारी एडवांसमेंट आई. तो पॉपुलेशन जो है उसमें जो लोगों की डेथ हो रही थी बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, वो डेथ होना कम हो गया और धीरे धीरे पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ने लगी है. और आप देखेंगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो 1750 के अराउंड स्टार्ट हो रहा है, उस टाइम के बाद से पॉपुलेशन रेट इंक्रीज रेट हैज इंक्रीज कंसिडरेबली. 1800s 1900s के बाद जो पॉपुलेशन है बहुत तेजी से बढ़ रही है, और 2000 के बाद इन द प्रेजेंट सेंचुरी द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग एट अ वेरी अलार्मिंग रेट, स्पेशली इन द डेवलपिंग कंट्रीज. क्योंकि बहुत सारी ऐसी डेवलपिंग कंट्रीज हैं वर्ल्ड में, स्पेशली इन एशिया एंड अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका, जो अब जाके अपने इनकम्स को इंक्रीज कर रही हैं, अब जाके इकोनॉमिक एडवांसमेंट को टच कर रहे हैं. और ये सारी कंट्रीज के अंदर पॉपुलेशन बहुत तेजी से एक्सपैंड होने वाला है, बिकॉज फ्यूचर में मोर इनकम विल बी देयर, मोर इकोनॉमिक एक्टिविटी विल बी देयर, एंड मोर पीपल विल वांट टू प्रोड्यूस देयर चिल्ड्रन और विल वांट टू इंक्रीज द पॉपुलेशन. तो ये हमारे पॉपुलेशन ग्रोथ का कॉन्टेक्स्ट है. ये डायग्राम आप लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा. अगर आपसे कोई इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन ग्रोथ के क्या ट्रेंड रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि मेनली अप टिल 1750 द पॉपुलेशन ग्रोथ वाज वेरी लेस. 1 बिलियन लोग भी नहीं पहुंच पाए थे 1750 तक, लेकिन उसके बाद से पॉपुलेशन बहुत तेजी से इंक्रीज होना स्टार्ट हुई है, और बहुत तेजी से लास्ट 12 ईयर्स के अंदर ही पॉपुलेशन जो है 1 बिलियन इंक्रीज हो चुकी है. ठीक है.
अब हम बात करते हैं दोस्तों कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन के। व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन। तो सबसे पहले कुछ हम टर्म्स की बात करेंगे, ये टर्म्स हमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझने में मदद करेंगी। जैसे कि क्रूड बर्थ रेट। बर्थ रेट का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स इन अ ईयर पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन। 1000 लोगों के अंदर एक साल में, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, लाइव बर्थ्स, राइट। देयर आर सम मिसफॉर्चून्स ऑल्सो, कि कुछ जो बेबीज पैदा हो रहे हैं दोज आर नॉट अलाइव, दोज आर नॉट वेरी वेल, तो उनको हम काउंट नहीं करेंगे। जो लाइव बर्थ्स हो रही हैं, जो लाइव बेबीज पैदा हो रहे हैं पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन, उसको हम बोलेंगे क्रूड बर्थ रेट। तो क्रूड बर्थ रेट कैसे फाइंड आउट की जाएगी, जितने बेबीज लाइव बर्थ्स हुई हैं डिवाइड बाय द टोटल पॉपुलेशन, दैट इज पी, टोटल पॉपुलेशन, इंटू 1000 क्यों किया, क्योंकि हमें पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन पता लगाना है कि कितने बच्चे जो हैं वो पैदा हो रहे हैं। तो क्रूड बर्थ रेट एक तरीके से हमें बता रहा है कि पॉपुलेशन में कितना एडिशन हो रहा है। अगर पॉपुलेशन में 2000 लोग हैं, टोटल पॉपुलेशन में 2000 लोग हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि 1000 लोगों पे कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो पूरी पॉपुलेशन में एक साल में कितने नए लोग ऐड हो गए। तो ये चीज हमें पता लगती है क्रूड बर्थ रेट से, राइट। देन कम्स क्रूड डेथ रेट। क्रूड डेथ रेट का मतलब क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर ईयर में पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन कितने लोगों की डेथ हो गई। सो नंबर ऑफ डेथ्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन इनटू 1000 विल गिव अस क्रूड डेथ रेट। क्रूड बर्थ रेट मतलब पॉपुलेशन में एडिशन कितना हो रहा है, क्रूड डेथ रेट मतलब पॉपुलेशन से कितने लोगों का एग्जिट हो रहा है, कितने लोग डिक्लाइन हो रहे हैं, कितना नंबर कम हो रहा है। सो डिफरेंस बिटवीन क्रूड बर्थ रेट एंड क्रूड डेथ रेट इज एक्चुअली द इंक्रीज इन पॉपुलेशन। जितने लोग एडिशन हुई और जितने लोगों की डेथ हो गई उनको हम लोग निकाल देंगे, और जितने लोग पैदा हो रहे हैं उन लोगों को पॉपुलेशन में जोड़ देंगे, एंड दिस विल बी द नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। सो पॉपुलेशन का नेचुरल ग्रोथ होता है किन तरीकों से, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। 1000 लोगों में कितने बेबीज पैदा हुए, 1000 लोगों में कितने लोगों की डेथ हो गई, तो इनको माइनस करेंगे तो हमें पता लगेगा कि एक साल में 1000 लोगों में कितने नए लोग ऐड हो गए हैं पॉपुलेशन के अंदर। दैट विल बी दी नेचुरल इंक्रीज इन पॉपुलेशन। लेकिन एक चीज और है जो पॉपुलेशन में नंबर को चेंज कर सकती है, दैट इज माइग्रेशन, राइट। तो माइग्रेशन में भी हम प्लस करेंगे इन माइग्रेशन को, माइनस करेंगे आउट माइग्रेशन को। माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, माइग्रेशन का मतलब होता है व्हेन पीपल दे मूव आउट फ्रॉम एन एरिया, दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन अ टेम्पररी और अ परमानेंट बेसिस। तो इन माइग्रेशन का मतलब हुआ कि एक रीजन के अंदर लोग बाहर से आ रहे हैं, और आउट माइग्रेशन का मतलब हुआ एक रीजन से लोग बाहर की तरफ जा रहे हैं। तो अगर मुझे एक सिटी दिल्ली का पॉपुलेशन इंक्रीज निकालना है, तो बर्थ रेट ऑफ दिल्ली माइनस डेथ रेट ऑफ दिल्ली, ये होगा नेचुरल इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली। दिल्ली में जितने लोग रह रहे हैं उसमें कितना नेचुरल इंक्रीज होता है, दैट विल बी गिवन बाय क्रूड बर्थ रेट माइनस क्रूड डेथ रेट। लेकिन दिल्ली में इतना सारा माइग्रेशन होता है, बहुत सारे लोग दिल्ली जा रहे हैं फ्रॉम डिफरेंट अदर स्टेट्स, बहुत सारे दिल्ली के लोग जो हैं वो दूसरे स्टेट्स में जा रहे हैं। तो ये जो लोग दिल्ली में आ रहे हैं उनको इन माइग्रेशन को ऐड करेंगे, जो लोग दिल्ली छोड़ के बाहर जा रहे हैं उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, एंड ये जो नेट माइग्रेशन बनेगा ऑब्वियसली दैट विल बी पॉजिटिव फॉर अ सिटी लाइक दिल्ली। यानी कि दिल्ली में तो ज्यादा लोग आ रहे हैं, कम लोग बाहर जा रहे हैं, तो ये नेट एडिशन हमारा इस नेचुरल ग्रोथ में जुड़ जाएगा, एंड दिस विल बी द एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। सो नेचुरल ग्रोथ में हम सिर्फ नेचुरल फैक्टर की बात कर रहे थे, बर्थ और डेथ का डिफरेंस, कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, कितने लोगों की डेथ हो गई है, उससे हम नेचुरल ग्रोथ निकालते हैं। और एक्चुअल ग्रोथ निकालते वक्त नेचुरल ग्रोथ में हम माइग्रेशन का इफेक्ट ऐड कर देते हैं, राइट। तो ये हमें क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। उसके बाद हम बात कर रहे हैं सेक्स कॉम्पोजिशन की। सेक्स कॉम्पोजिशन बेसिकली मींस द जेंडर रेशियो क्या है, कितने फीमेल्स हैं कितने मेल्स हैं, इसको सेक्स कॉम्पोजिशन से हम लोग स्टडी करते हैं। नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, इंडिया के अंदर हम इस डेफिनेशन को यूज करते हैं, ठीक है। इंडिया के अंदर बेसिकली द सेक्स रेशियो इज हाउ मेनी फीमेल्स आर प्रेजेंट पर 1000 मेल्स। अगर 1000 लोग हैं, 1000 मेल्स हैं किसी सिटी में, तो कितनी फीमेल्स हैं, उससे इंडिया में सेक्स कॉम्पोजिशन पता किया जाता है। लेकिन देयर आर अदर कंट्रीज ऑल्सो वेयर द फॉर्मूला यूज्ड इज नंबर ऑफ मेल्स पर 1000 फीमेल्स, उसमें हम मेल अपॉन फीमेल इनटू 1000 कर देंगे,
ठीक है। तो कुछ कंट्रीज में ये फॉर्मूला यूज होता है। तो उसमें हम सेक्स रेशियो कैसे डिफाइन करेंगे कि जैसे अगर आपके 1000 फीमेल्स हैं तो मेल्स हो गए 1050, मेल्स हो गए 1200, मेल्स हो गए 1500, इस तरीके से। तो वहां पे आपका इसका मतलब हुआ कि सेक्स रेशियो में मेल्स ज्यादा है, फीमेल्स कम है। और कुछ कंट्रीज में 1000 फीमेल्स हैं तो 900 मेल्स हैं, 950 मेल्स हैं, तो वहां सेक्स रेशियो फीमेल्स के लिए बेहतर है। इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो हम मेल्स के रेस्पेक्ट में फीमेल पॉपुलेशन को जज करते हैं। तो हम बोलते हैं कि 1000 मेल्स हैं तो कितनी फीमेल्स रही। तो इसलिए इंडिया में कई बार आपने सेक्स रेशियो देखा तो 900, 950, 943। तो ये जो हमारे सेक्स रेशियो है, दिस इज एक्चुअली द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। तो इस मैप में हम देखेंगे कि वर्ल्ड ओवर जो है सेक्स रेशियो किस तरीके से चेंज होता है। द ब्लू कलर्ड कंट्रीज आर दोज कंट्रीज विच हैव मोर फीमेल्स देन मेल्स। ठीक है। तो आप नॉर्दर्न अमेरिकन कॉन्टिनेंट को देख रहे हैं। साउथ अमेरिका में ब्राजील, वेनेजुएला, इक्वाडोर जैसी जो कंट्रीज हैं, अर्जेंटीना, चिली है। सदर्न अफ्रीका इंक्लूडिंग साउथ अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका, एंड आपका जो रशिया और वेस्टर्न यूरोप है, यहाँ पे मोर फीमेल्स हैं एज कंपेयर टू मेल्स। एशिया में बहुत ऐसी कम लोकेशंस हैं जहां पे आपको सेक्स रेशियो फीमेल्स के लिए पॉजिटिव देखने को मिलता है, विच इंक्लूड जापान, विच इंक्लूड दी इंडो चाइना रीजन, आपका साउथ ईस्ट एशिया, नेपाल एक ऐसा रीजन है, और आपका सेंट्रल एशिया। ठीक है। साउथ एशिया में एंड चाइना में देर आर मोर मेल्स दैन फीमेल्स, और पूरे आपके मिडल ईस्ट में एंड सहारा बेल्ट के अंदर अगेन यू विल फाइंड मोर मेल्स दैन फीमेल्स। और कंट्रीज जो ग्रीन कलर्ड है, यहाँ पे आपको लगभग बराबर प्रोपोर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। मेल्स एंड फीमेल्स के जो नंबर हैं वो काफी क्लोज हैं एक दूसरे के। तो इस मैप को देखने के बाद वन थिंग इज वेरी मच क्लियर, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड हैज फीमेल्स मोर देन मेल्स। ज्यादातर कंट्रीज के अंदर फीमेल्स का नंबर ज्यादा है एज कंपेयर टू मेल्स, एंड दिस इज वाई, एंड दिस इज बिकॉज क्योंकि फीमेल्स की नेचुरल जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है दैट इज ग्रेटर देन मेल्स। बायोलॉजिकली फीमेल्स आर मोर रेजिलियंट, और ये एक साइंटिफिक फैक्ट है कि जो फीमेल्स हैं उनकी इम्यूनिटी ज्यादा बेटर होती है मेल से ऑन अ जनरल लेवल। ऑब्वियसली पर्सन टू पर्सन चीजें डिपेंड करती हैं, बट अगर हम जनरल लेवल की बात कर रहे हैं तो फीमेल्स बायोलॉजिकली दे आर मोर रेजिलियंट, मोर इम्यून एज कंपेयर टू मेल्स। और इसका सिंपल सा रीजन है कि फीमेल्स दे हैव टू बी हेल्दी, दे हैव टू बी इम्यून एंड रेजिलियंट, बिकॉज वो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग को, नेक्स्ट जनरेशन को बर्थ देने वाली हैं। तो इसीलिए सिर्फ ह्यूमंस में ही नहीं, बाकी बहुत सारे एनिमल स्पीशीज में, स्पेशली मैमल्स के अंदर जो है, मैमल्स की अगर हम बात करें तो फीमेल मैमल एनिमल्स दे आर मच मोर इम्यून, मच मोर स्ट्रॉन्गर, मच मोर रेजिलियंट एज कंपेयर टू मेल मेंबर्स। अगर हम फिजिकल स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो ऑब्वियसली मेल्स आर बेटर देन द फीमेल्स, यानी कि फिजिकल स्ट्रेंथ के मामले में, मसल स्ट्रेंथ के मामले में जो हमारे मेल्स हैं वो अक्सर ज़्यादा डोमिनेट करते हैं ओवर फीमेल्स, एंड दिस इज सीन इन द कंट्रीज लाइक इंडिया, चाइना एंड सेंट्रल अफ्रीका, जहां पे आपकी क्लाइमेटिक कंडीशंस या कल्चर इस तरीके का रहा है, हिस्ट्री इस तरीके की रही है कि देयर हैव बीन वेरी मैनी कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं यहाँ पे, और सोसाइटी इज वेरी पेट्रियार्कल एंड नॉट वेरी फेवरेबल फॉर वुमेन। तो यहाँ पे सेक्स रेशियो फीमेल्स के अगेंस्ट चला जाता है, राइट। सो इन द कंट्रीज ऑफ मिडल ईस्ट बिकॉज ऑफ सोशल और रिलीजियस रीजंस, इन द साउथ Asia because of social and cultural reasons, and in China because of cultural reasons, the females they are not preferred and male sons are preferred over females, resulting in female feticide। ये जो प्रैक्टिस है जहां पे बहुत सारे फीमेल्स को, बेबीज को बर्थ लेने से पहले ही उनको किल कर दिया जाता है, दिस इज वन ऑफ द रीजन व्हाई द सेक्स रेशियो इज वेरी वेरी डिप्रेसिंग इन कंट्रीज लाइक इंडिया। और वो कंट्रीज जैसे ज्यादातर जो कंट्रीज हैं इनमें आप देख सकते हैं कि पॉपुलेशन फीमेल्स का ज्यादा है, ये जनरल ट्रेंड होना चाहिए, राइट। बट दिस डज नॉट मीन कि इन ऑल दीज कंट्रीज द सिचुएशन ऑफ वुमेन इन सोसाइटी इज वेरी ग्रेट। इसका ये कतई मतलब नहीं होगा कि अगर मैं ब्राजील की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे फीमेल्स का नंबर मेल से ज्यादा है तो यहाँ पे फीमेल्स की कंडीशन भी मेल्स के कंपेरिजन में अच्छी होगी। और लेकिन हम इतना जरूर बोल सकते हैं कि जो फीमेल्स की इंपावरमेंट ब्राजील में है उससे कम ही इंपावरमेंट इंडिया या चाइना जैसी कंट्रीज में होगी, क्योंकि सेक्स रेशियो हमें बस इतना इंडिकेशन दे सकता है कि कंपैरिजन करने के लिए दो कंट्रीज के बीच में कि कहां पे विमेन का जो प्रेजेंस है सोसाइटी के अंदर वो बेटर है और कहां पे विमेन का जो प्रेजेंस है वो उतना बेटर नहीं है और बेटर हो सकता है। सो दैट इज व्हाई इन द कंट्रीज लाइक इंडिया एंड साउथ एशिया वी हैव टू फोकस ऑन विमेन एम्पावरमेंट ऑल्सो, विच इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर यूपीएससी सिलेबस। हम विमेन एम्पावरमेंट का जो टॉपिक है इसके ऊपर एसेस हमें लिखने को आते हैं। हमें GS1 के अंदर टॉपिक भी दिया गया है कि फीमेल या विमेन रिलेटेड इश्यूज, देयर डेवलपमेंट रिलेटेड इश्यूज, उनके एम्पावरमेंट कैसे हो, चाहे वो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है। तो ये सारी चीजें जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो उसमें हम सेक्स कॉम्पोजिशन का फैक्टर भी लेकर चलते हैं। क्लियर।
नेक्स्ट फ्रेंड्स, लेट अस टॉक अबाउट द लिटरेसी. सो इफ वी टॉक अबाउट लिटरेसी, इन अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग डेफिनेशन होता है लिटरेसी को नापने का, क्योंकि लिटरेसी का बेसिक मतलब है कि क्या वो पर्सन जो है वो एजुकेटेड है या नहीं है. ठीक है, एजुकेटेड जस्ट ऑन द बेसिक लेवल, क्या किसी लैंग्वेज को रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, राइट बोल तो सकते ही हैं. अगर कोई भी ह्यूमन है तो वो कोई भी लैंग्वेज जो है वो बोल सकता ही है, लेकिन रीड एंड राइट करना, मैथ्स एंड जो आपकी बेसिक कैलकुलेटिंग स्किल्स होती हैं, प्लस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये काम अगर आप कर पाते हैं तो आपको लिटरेट माना जाता है. स्पेशली इंडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो हमने लिटरेसी की डेफिनेशन सेट की है, वो डेफिनेशन ये बोलती है जितने भी लोग 7 साल से ज्यादा उम्र के हैं, 7 ईयर्स से ज्यादा बड़े हैं और उनको रीड करना आता है, राइट करना आता है किसी भी एक भाषा में, कोई भी भाषा, चाहे उनकी वो मदर टंग हो, चाहे वो इंग्लिश हो या कोई दूसरी लैंग्वेज हो, किसी एक लैंग्वेज को पढ़ना और उस लैंग्वेज को लिखना उनको अगर आता है और उनके पास बेसिक स्किल्स हैं कैलकुलेशंस की, अरिथमेटिक अंडरस्टैंडिंग की, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कैसे होता है, तो उसको हम इंडिया में लिटरेट बोलते हैं. तो वो सारे लोग जो 7 साल की उम्र से बड़े हैं और किसी भी भाषा को लिख नहीं सकते या पढ़ नहीं सकते और मैथ्स के प्लस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन जैसे ऑपरेशंस को नहीं समझ सकते, उनको हम लोग लिटरेट नहीं मानते. क्लियर हो गया? सो लिटरेसी लेवल जो होता है किसी भी कंट्री के अंदर, दैट लिटरेसी रेट विल हेल्प इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. लोग अगर एजुकेटेड होंगे तो ऑब्वियसली दे विल बी मोर प्रोडक्टिव, दे विल डू मोर गुड इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड मोर इनकम विल बी जनरेटेड, कंट्री विल बिकम इकोनॉमिकली डेवलप्ड. और अगर कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो उससे लिटरेसी रेट इंक्रीज होता है. अगर कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, लोगों की इनकम बढ़ी है, गवर्नमेंट के पास टैक्सेस आने बढ़ गए हैं, तो इसका मतलब गवर्नमेंट अपना इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंडिंग करेगी, गवर्नमेंट स्कूल्स बनाएगी, कॉलेज बनाएगी, राइट. और लोगों के पास भी अगर इनकम ज्यादा है तो वो इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस में जाने के लिए पैसा भी देने को तैयार है, मनी भी देने को तैयार होंगे. अगर लोगों के पास पैसे ही नहीं होंगे तो ऑब्वियसली एजुकेशन को वो बाद में देखेंगे, पहले अपनी जो बिल्कुल बेसिक नीड्स हैं, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, पहले उस पर खर्चा करेंगे. अगर उनके पास एडिशनल इनकम रहेगी तब वो एजुकेशन के ऊपर ही खर्चा करेंगे. तो इसलिए इकोनॉमिक ग्रोथ होता है तो लिटरेसी रेट भी इंक्रीज होता है. ये चीज हमें पता होनी चाहिए कि ये आपकी साइकिल है. लिटरेसी रेट इंक्रीज विल लीड टू ग्रेटर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ग्रेटर इकोनॉमिक ग्रोथ विल अगेन लीड टू इंक्रीज इन द लिटरेसी लेवल्स. सो इफ यू लुक एट दिस मैप, most of the dark colored countries they have literacy rate above 90%. यानी 90% से ज्यादा जो लोग हैं 7 साल से बड़ी उम्र के, हम 7 साल से कम उम्र के लोगों को इंडिया में लिटरेसी रेट नापते वक्त इंक्लूड ही नहीं करते हैं पॉपुलेशन के अंदर. तो अगर इंडिया में अगर मैं बोलूं कि 100% पीपल आर लिटरेट, तो उसका मतलब होगा 100% इंडियन पॉपुलेशन जो कि 7 साल से बड़ी है वो लिटरेट है, तो उन्हीं को हम काउंट कर रहे हैं. तो अलग अलग कंट्रीज में डेफिनेशंस अलग अलग हैं और उनकी डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम 90% से ज्यादा का लिटरेसी देखना चाहेंगे तो आपका नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका की मोस्ट ऑफ द कंट्रीज दे हैव हाई लिटरेसी रेट्स. ऑस्ट्रेलिया हैज अ हाई लिटरेसी रेट. आपका एशिया एक्सेप्ट फॉर द साउथ एशिया, जहां पे इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान कंट्रीज को अगर हम हटा देंगे तो मोस्ट ऑफ योर एशिया एंड यूरोप इज ऑल्सो हाईली लिटरेट. ठीक है. अफ्रीका में लिटरेसी रेट बहुत डिसमल पोजीशन में है, अलग अलग कंट्रीज में बहुत ज्यादा वेरिंग ट्रेंड्स हैं. साउथ अफ्रीका, नामीबिया एंड आपके जो लीबिया है, यहाँ पे आपकी कंट्री में के अंदर जो लिटरेसी रेट है वो अच्छा है. बाकी सभी कंट्रीज में लिटरेसी रेट इज नॉट दैट गुड, मेनली बिकॉज अफ्रीका के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट अभी तक अच्छा नहीं हुआ है और अच्छा इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होने की वजह से ही लिटरेसी रेट इज ऑल्सो नॉट इंक्रीजिंग. और लिटरेसी रेट भी इंक्रीज नहीं हो रहा है, इसी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ करने में भी अफ्रीका को परेशानी हो रही है और इकोनॉमिक ग्रोथ भी जो अफ्रीकन कंट्रीज है उनका वो अभी तक डेवलपिंग कंट्रीज है. अगर हम इंडिया की बात करेंगे, हिस्टोरिकली इफ यू लुक एट द लिटरेसी रेट्स, इंडिया में लिटरेसी रेट बहुत अच्छा नहीं था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. ठीक है. ब्रिटिशर्स ने क्योंकि हमारे एजुकेशन के ऊपर बहुत ध्यान नहीं दिया था एंड ब्रिटिशर्स ने जो भी एजुकेशन प्रोवाइड की इंडिया के अंदर, दैट एजुकेशन वाज नॉट मेंट फॉर बेटरमेंट ऑफ पीपल इन इंडिया, बट वो ऐसे लोगों को चाहते थे जो कि ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर सके इंडिया के अंदर. तो ये ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज थी रिगार्डिंग एजुकेशन, उसकी वजह से लार्ज masses of India they were illiterate at the time of independence. तो उस टाइम पे गवर्नमेंट ने ये सोचा कि हमें लिटरेट लोग चाहिए और गवर्नमेंट ने लिटरेसी को बढ़ाने के लिए बहुत सारे अभियान चलाए, बहुत सारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस की जो कंस्ट्रक्शन है वो किया गया और उसके थ्रू इंडिया में धीरे धीरे लिटरेसी रेट इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ है. बाय द टाइम ऑफ 80s एंड 90s इंडिया का लिटरेसी रेट काफी अच्छा हुआ
और जितना लिटरेसी रेट इंक्रीज हुआ उसी की वजह से इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ भी बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगा। और जैसे जैसे इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया का बढ़ रहा है, हम लोग 7-8% की ग्रोथ रेट से ग्रो कर रहे थे, उसी के साथ हमारा लिटरेसी रेट भी तेजी से बढ़ने लगा था। ठीक है, सो ये है रिलेशन बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड लिटरेसी। सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज बोथ अ कॉज एंड द कॉन्सिक्वेंस ऑफ लिटरेसी। कॉज भी है लिटरेसी का, लिटरेसी को बढ़ाता भी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और कॉन्सिक्वेंस भी है, यानी लिटरेसी की वजह से भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एज कॉम्पोजिशन की। एज कॉम्पोजिशन मतलब कि किसी भी पॉपुलेशन में जो लोग हैं वो किस एज ग्रुप को बिलोंग करते हैं। तो इस तौर पे हम यूजुअली पॉपुलेशन को 3 एज ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। 1 एज ग्रुप इज फ्रॉम 0 to 15 ईयर्स, 1 इज फ्रॉम 15 to 59 ईयर्स एंड 1 इज अबव 60। हम ये 3 एज ग्रुप इसलिए डिफाइन करते हैं क्योंकि पॉपुलेशन की इकोनॉमिक एक्टिविटी को समझने में हमें काफी मदद मिलेगी। The people or the population which is below 15 years, 0 to 15 years, ये जो population है, these are children, ये इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव नहीं है, ये कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं करने जा रहे। अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं तो ये गलत बात है, क्योंकि 0 to 15 ईयर्स ऑफ एज इज नॉट फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटी, इट इज फॉर एजुकेशन, राइट। तो 0 to 15 ईयर्स एज का जो ग्रुप है, इसको इनकम का सपोर्ट चाहिए। इस ग्रुप को ये डिपेंडेंट ग्रुप कहलाएगा। डिपेंडेंट ग्रुप मींस दिस ग्रुप इज डिपेंडेंट अपॉन द वर्किंग क्लास पीपल, क्योंकि इस ग्रुप को एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, हेल्थ के लिए पैसा चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली जब आप छोटे हैं तो बहुत सारे आपको हेल्थ की नीड्स होंगी, और ये सारी जरूरतें पूरा करने के लिए यू आर डिपेंडेंट ऑन दी ओल्डर पीपल। फिर 60 अबव ईयर्स की अगर हम बात कर रहे हैं, 60 ईयर्स अबव की अगर हम बात करें, दीज पीपल आर अगेन नॉट इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव, क्योंकि ये ज्यादातर रिटायर्ड लोग हैं, बहुत ओल्ड पीपल हैं जो कि बहुत इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो ओल्ड एज में भी सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे होते हैं। लेकिन अगेन दिस पॉपुलेशन इज इकोनॉमिकली डिपेंडेंट, या तो ये लोग पेंशन डिराइव कर रहे हैं, राइट, या फिर फॉर देयर एजुकेशनल नीड्स और हेल्थ नीड्स और अदर रिक्रिएशनल नीड्स दे आर डिपेंडेंट अपॉन द यंगर पॉपुलेशन जो कि इकोनॉमिकली एक्टिव है। तो इकोनॉमिकली एक्टिव पॉपुलेशन कौन सी है? 15 to 59 ईयर्स, ये होती है वर्किंग एज पॉपुलेशन। किसी भी कंट्री के अंदर हम रफली मान के चलते हैं कि 15 साल से लेकर के 60 साल तक के जो लोग हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं, वो इनकम जनरेट करते हैं। तो ये आपका है वर्किंग क्लास ग्रुप, और इस ग्रुप के ही ऊपर आपका 0 to 15 ईयर्स एंड अबव 50 ईयर्स का ग्रुप है जो वो डिपेंडेंट है। तो इससे हमें पता लग रहा है कि हर पॉपुलेशन के अंदर, किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन के अंदर, उस पॉपुलेशन का एज कॉम्पोजिशन अगर हम समझ जाएंगे तो उस कंट्री का इकोनॉमिक फ्यूचर एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री हम लोग समझ सकते हैं। जैसे अगर इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में द पॉपुलेशन इट हैज अ वेरी ग्रेट परसेंटेज ऑफ पीपल इन 15 to 59 ईयर्स। तो इसका मतलब हुआ कि इंडिया में वर्कर्स जो हैं, जो वर्क फोर्स है वो बहुत बड़ी है। तो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को तेज करने में फ्यूचर में ये जो हमारे वर्कर्स है बहुत काम आने वाले हैं। इसको हम डेमोग्राफिक डिविडेंड भी बोलते हैं। डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब द पॉपुलेशन कंटेन्स लार्ज प्रपोर्शन ऑफ यंगर पीपल इन द वर्किंग एज ग्रुप एंड दैट इज व्हाई लार्ज नंबर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैन बी डन हियर। लेकिन फिर अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें, जैसे नॉर्थ अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, यूके, जापान, इन कंट्रीज के अंदर द पॉपुलेशन हैज बीन स्क्यूड। 60 ईयर से ज्यादा का जो पॉपुलेशन है, यानी ओल्डर जो पीपल है, उनका पॉपुलेशन ज्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू द यंगर पीपल। क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज डेवलप्ड कंट्रीज में यू हैव बेटर मेडिकल फैसिलिटीज एंड द ओल्डर पीपल आर नाउ लिविंग मच लॉन्गर। ठीक है, वो ज्यादा टाइम तक जिंदा रहते हैं, जिसकी वजह से ये जो अबव 60 का ग्रुप है वो इंक्रीज होता जा रहा है। जो आपके बच्चे पैदा हो रहे थे, यानी कि जो नए ऑफस्प्रिंग्स, यंगर जनरेशन पैदा हो रही थी, वो डेवलप्ड कंट्रीज में कम हो जाता है, बिकॉज मेनी पीपल दे वांट टू लिमिट देयर ऑफस्प्रिंग्स। 1 या 2 ऑफस्प्रिंग्स तक ही लोग लिमिट रहते हैं, एंड मेनी पीपल दे डू नॉट प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स। वो नए जो है जनरेशन इसको प्रोड्यूस भी नहीं करते, तो यंग लोग प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं। ओल्डर पीपल जो हैं वो मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी होने की वजह से दे हैव अ हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, वो ज्यादा टाइम तक जिंदा रह रहे हैं। तो क्या होगा, धीरे धीरे पॉपुलेशन ग्रुप जो है वो ओल्डर साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, विच इज नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी ऑफ द नेशन। क्लियर? इसको समझने में और आसानी होगी इफ वी यूज दिस एज सेक्स पिरामिड। तो एज सेक्स पिरामिड में हम क्या करते हैं, एज के ग्रुप वाइज 10 to 14 ईयर्स, 15 to 19 ईयर्स हमने एज के ग्रुप्स बना दिए, और मेल्स एंड फीमेल्स अलग अलग कलर से हमने शो कर दिया, और हर एज ग्रुप में कितने लोग हैं उसको हम इस पिरामिड के थ्रू शो करेंगे, राइट। सो दिस एज सेक्स पिरामिड कैन बी यूज्ड टू स्टडी दिस एज स्ट्रक्चर एज वेल एज द सेक्स कॉम्पोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन। तो 3 तरीके के पिरामिड बन सकते हैं। जैसे कि आप ये पिरामिड देखिए, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, सेंट्रल अफ्रीका के अंदर जो आपका कंट्री है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, उसका ये एज सेक्स का पिरामिड है, वहां की पॉपुलेशन का। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज
यंग पॉपुलेशन आप अगर देखें 15 ईयर्स से 19 ईयर्स का जो ग्रुप है, इस 19 ईयर्स से छोटे जितने भी लोग हैं, दे हैव अ हाई प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन। और जैसे जैसे हम एज में ऊपर जा रहे हैं, दोनों मेल्स की और फीमेल्स की जो नंबर है वो कम होती जा रही है और वो तेजी से कम हो रही है। तो इससे क्या पता चल रहा है, यंग लोग ज्यादा हैं, ओल्ड लोग जो हैं वो कम है। क्यों कम है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में ओल्ड लोग? बिकॉज मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी नहीं है, और जब लोग इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव नहीं रहेंगे, मतलब कि जब उनकी रिटायरमेंट वाली एज हो गई, अब वो डिपेंडेंट हो गए यंगर पॉपुलेशन पे, तो उनका ज्यादा अच्छा केयर जो है नहीं रख पा रही है, ना गवर्नमेंट रख पा रही है, ना यंगर जनरेशन रख पा रही है। तो इस वजह से जो आपके ओल्डर पीपल हैं, दे आर डाइंग आउट एट अ वेरी फास्ट रेट। इसीलिए यंगर जनरेशन जो बेबीज पैदा हो रहे हैं वो भी बहुत तेजी से पैदा हो रहे हैं। और क्यों उनको ज्यादा बच्चे पैदा किए जा रहे हैं? क्योंकि दे नो द पीपल दे डू नॉट हैव अ हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी, सो दे वांट टू क्रिएट मोर एंड मोर पीपल। लेकिन इससे क्या होगा? पॉपुलेशन का रैपिड ग्रोथ होगा, ठीक है, पॉपुलेशन तेजी से बढ़ेगी। क्यों तेजी से बढ़ेगी पॉपुलेशन? जब यंग लोग हमारी पॉपुलेशन में ज्यादा होते हैं, एट सम टाइम ऑल दीज यंग पीपल दे विल मैच्योर इनटू अ रिप्रोडक्टिव एज। हमारी जो रिप्रोडक्टिव एज होती है 15 से लेकर के 60 ईयर्स तक की, मान लो वही वर्किंग एज मान लो, तो ये सारी यंग पॉपुलेशन उस वर्किंग एज ग्रुप में आएगी, एंड दे विल हैव टू प्रोड्यूस मोर पीपल, मोर चिल्ड्रन, और इससे पॉपुलेशन तेजी से बढ़ेगी हमारी। सो ऑल द डेवलपिंग कंट्रीज, इस चीज को अगर हम समझेंगे तो हमें ये कॉन्सेप्ट समझ आएगा। मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज in Africa, in South Asia, in Latin America, they have this kind of population pyramid। क्योंकि उनके ओल्डर पीपल ज्यादा जिंदा नहीं रहेंगे, क्योंकि अच्छी फैसिलिटीज नहीं है, क्योंकि वो डेवलपिंग कंट्री है, और इसीलिए वो बेबीज को ज्यादा पैदा करते हैं, बिकॉज दे वांट वर्कर्स, दे वांट दी वर्किंग पॉपुलेशन, और ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा किए जाते हैं, एंड दीज चिल्ड्रन दे विल हैव टू वर्क, उनको एक वर्कफोर्स की तरह जो है यूज किया जाएगा। और धीरे धीरे ये जो बच्चे हैं वो बड़े होंगे, जब वर्कफोर्स में आएंगे तो वो और चिल्ड्रन को प्रोड्यूस करेंगे और ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करेंगे। तो जितनी भी हमारी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वहां क्या हो रहा है? डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर the pyramid is triangular, right? Population is expanding at fast rate, फास्ट एक्सपेंड हो रहा है पॉपुलेशन, तेजी से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। जस्ट लाइक इट इज हैपनिंग इन नाइजीरिया, जस्ट लाइक इट इज हैपनिंग इन सेंट्रल अफ्रीका, जस्ट लाइक इट हैपेंड इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिया के केस में भी इसी तरीके का पिरामिड था। जब इंडिया आजाद हुआ, इंडिपेंडेंस होने के बाद इंडिया में इसी तरीके का पिरामिड रहा। यंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, और इसीलिए आज के टाइम पे जो ये यंग पॉपुलेशन है वो हमारी वर्कफोर्स का पार्ट बनी हुई है, और उस वर्कफोर्स का पार्ट बनने के बाद उन्होंने और ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस किया। और इंडिया में अभी भी जो हमारे लेस देन 15 ईयर्स की पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन एज ग्रुप में बहुत कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ पीपल आते हैं। उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब हम इंडिया की ही सोशल ज्योग्राफी को स्टडी करेंगे, राइट। फिर नेक्स्ट टाइप एक हो सकता है पिरामिड का, दैट इज द स्लो ग्रोइंग पॉपुलेशन, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के ग्राफ में हम यहाँ पे शो कर रहे हैं। दिस टाइप ऑफ पिरामिड इज काइंड ऑफ अ बेल शेप्ड पिरामिड, ठीक है। आप देखिए बेल शेप्ड पिरामिड है। तो इस पिरामिड का मतलब क्या है? पॉपुलेशन ऑफ बोथ मेल्स एंड फीमेल्स इज इक्वल इन ऑल द एज ग्रुप्स, ठीक है। लगभग सभी एज ग्रुप्स के अंदर हमें बराबर पॉपुलेशन देखने को मिल रही है, और थोड़ा सा पॉपुलेशन ऑब्वियसली डिक्लाइन हो जाएगा जब हम हायर एज ग्रुप्स में जाएंगे, क्योंकि 50 साल या उससे ऊपर की जो पॉपुलेशन है वो थोड़ी सी कम है, मेनली बिकॉज बहुत सारे लोगों की नेचुरल या अननेचुरल डेथ हो गई है। लेकिन ये इस पिरामिड के कंपैरिजन में ज्यादा लोग हैं हमारे ओल्डर एज में, बिकॉज ऑफ एक्सीलेंट मेडिकल फैसिलिटीज, बिकॉज ऑफ वेरियस इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। लोग ज्यादा टाइम तक काम कर सकते हैं, डिजिटल काम करना है, कंप्यूटर पे काम करना है, तो ऑब्वियसली पीपल विल बी एबल टू वर्क लॉन्गर। अच्छी ट्रांसपोर्टेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज हैं, इसलिए ओल्ड एज में भी लोग काम पे जा पा रहे हैं। इसीलिए लोग इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव भी हैं ऐसी कंट्रीज में, एंड दे बिकॉज ऑफ गुड मेडिकल फैसिलिटीज दे आर आल्सो लिविंग लॉन्गर। फिर हमारा जो वर्किंग पॉपुलेशन है, दैट वर्किंग पॉपुलेशन इज आल्सो कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ पीपल। यंगर पॉपुलेशन भी कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ पीपल है, और इसकी वजह से जो यूनाइटेड स्टेट्स की पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे ग्रो करेगी। धीरे क्यों ग्रो करेगी? वर्किंग एज को अब जरूरत नहीं है ज्यादा बच्चे पैदा करने की, बिकॉज दे आर नाउ अ डेवलप्ड इकोनॉमी। उनको अब जो भी उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है वो उनके पॉपुलेशन के हिसाब से सही है, और वर्कर्स की जरूरत नहीं है। और वर्कर्स की जरूरत इसलिए भी नहीं है क्योंकि ओल्डर पीपल भी ज्यादा लंबा टाइम तक काम कर पा रहे हैं, और वर्किंग एज में भी जो लोग हैं वो भी ज्यादा प्रोडक्टिव हैं। सो वी डू नॉट वांट मोर एंड मोर ऑफस्प्रिंग्स। ईच फैमिली, ईच कपल विल हैव ओनली 2 और 3 चिल्ड्रन। तो अगर 2 मदर एंड फादर के द्वारा सिर्फ 2 ही बच्चे पैदा किए जा रहे हैं, ओनली 2 सिबलिंग्स,
ठीक है, ओनली 2 बेबीज, तो इसका मतलब क्या हुआ, पॉपुलेशन में मदर फादर को रिप्लेस कर लेंगे उनके 2 बच्चे, तो पॉपुलेशन बिल्कुल उतनी ही रहेगी, धीरे धीरे इंक्रीज होगी। अगर बहुत धीरे इंक्रीज होगी, क्योंकि कुछ लोग 3 पैदा करेंगे, कुछ लोग 4 पैदा करेंगे, बहुत कम लोग होंगे ऐसे, सो पॉपुलेशन विल ग्रो एट अ वेरी स्लो रेट। सो कांस्टेंट पॉपुलेशन और वेरी स्लो ग्रोइंग पॉपुलेशन हैज अ बेल शेप्ड पिरामिड लाइक दिस वन। एग्जांपल, फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स का जो आपका अभी का पिरामिड है। नेक्स्ट पिरामिड इज काइंड ऑफ द इन्वर्टेड पिरामिड। इस पिरामिड में जो आपका बेस है वो भी नैरो होता है, आपका जो टॉप है वो भी नैरो होता है, बीच में आपकी जो पॉपुलेशन है वर्किंग एज की वो थोड़ी ज्यादा होती है, एंड दिस शोज दैट बर्थ रेट इज ऑल्सो लो। पॉपुलेशन जो है वो धीरे धीरे, मतलब जो बेबीज पैदा हो रहे हैं वो भी कम है, डेथ रेट भी कम है, क्योंकि जो हायर एजेस हैं उसमें लोग अभी भी कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ पीपल दे आर अलाइव, मेनली बिकॉज ऑफ गुड मेडिकल फैसिलिटीज। और बर्थ रेट क्यों कम हो गई, बर्थ रेट क्यों लोगों ने कम कर दिया, बिकॉज दिस वर्किंग एज पीपल दे आर नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इन इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन। तो ये एग्जांपल यहाँ पे जैसे जर्मनी का शो किया गया। अब जर्मनी का एग्जांपल जो पिरामिड है वो इस तरीके का क्यों है, इन फैक्टर्स को हमें समझना होगा। जर्मनी में बेसिकली इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज बीन वेरी ग्रेट आफ्टर दी वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जर्मनी बहुत तेजी से ग्रो हुआ है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, सोशल इंडिकेटर्स की ग्रोथ हो, यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसी है, एजुकेशन लोगों का कैसा है, ये बहुत अच्छा हुआ जर्मनी में। तो इसकी वजह से जो पॉपुलेशन था जर्मनी का वो बहुत डेवलप हुआ, और उन लोगों को लगा कि हमें ज्यादा बेबीज की जरूरत नहीं है, अगर हम ज्यादा लोगों को पैदा करेंगे, अपनी पॉपुलेशन ज्यादा इंक्रीज करेंगे, तो जर्मनी के रिसोर्सेज को ही नुकसान होने वाला है। जर्मनी के पास लिमिटेड लैंड है, लिमिटेड वाटर है, लिमिटेड अदर रिसोर्सेज हैं, तो अगर हम पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ा लेंगे तो ऑल दीज रिसोर्सेज दे विल बी अंडर प्रेशर, और वो जर्मनी के लोग नहीं चाहते थे। तो जर्मनी के लोगों ने सोचा कि हम ज्यादा पॉपुलेशन जो है बढ़ाएंगे ही नहीं, एंड दिस इज नॉट अ कॉन्शियस डिसीजन, मतलब हर आदमी ऐसा इस तरीके से नहीं सोचता है, लेकिन ये पूरी पॉपुलेशन के अंदर एक फीलिंग है कि वी हैव ऑल द इकोनॉमिक नीड्स फुलफिल्ड, हमें खाने मिल रहा है, हमें पैसा मिल रहा है, हमें क्लॉथिंग मिल रही है, हमें सारी अच्छी फैसिलिटीज मिल रही हैं बिकॉज ऑफ गुड इकोनॉमिक ग्रोथ, एंड वी डू नॉट वांट अदर जनरेशन टू बी मच मोर इन नंबर, ताकि उनको ये फैसिलिटीज ना मिले, इसलिए वो अपनी पॉपुलेशन को खुद कंट्रोल करके रखते हैं। सो दीज आर 3 काइंड्स ऑफ ग्राफ्स, एज, सेक्स, पिरामिड, और तीनों टाइप के ग्राफ्स के अंदर हमने देख लिया कि हम पॉपुलेशन के ग्रोथ रेट को भी स्टडी कर सकते हैं इन ग्राफ्स को देख के, जेंडर कॉम्पोजिशन को भी स्टडी कर सकते हैं। अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स और जर्मनी के इन ग्राफ्स को देखेंगे, दिस येलो साइड इज द फीमेल साइड, ठीक है, ये आपका फीमेल साइड है। फीमेल साइड का नंबर ज्यादा है इन दी हायर एज ग्रुप ऑल्सो एज कंपेयर टू मेल साइड, राइट। फीमेल्स यानी कि ओल्डर एज में ज्यादा टाइम तक जिंदा रहती हैं एज कंपेयर टू मेल्स। अगर 70 to 74 का एज ग्रुप है तो इसमें फीमेल ज्यादा है एज कंपेयर टू मेल्स। 80 प्लस का ग्रुप है, फीमेल ज्यादा एज कंपेयर टू मेल्स। अगेन दिस शोज दैट फीमेल्स दे आर मच मोर रेजिलिएंट, वो ज्यादा, उनकी जो बॉडी है नेचुरली ज्यादा इम्यून होती है, स्ट्रांग होती है, ज्यादा ओल्ड एज तक वो सर्वाइव कर सकती हैं, और ज्यादा जो डिजीजेस हैं उनसे लड़ने की कैपेबिलिटी भी जो है इन विमेन के अंदर जो है बेटर होती है। तो इससे हमें ये भी पता चल रहा है कि सेक्स कॉम्पोजिशन को अगर हम देखेंगे, दैट द कंट्रीज विच आर डेवलप्ड, दैट द कंट्रीज वेयर द विमेन आर डेवलप्ड, जहां पे विमेन्स को अच्छी फैसिलिटी मिल रही है, उनको मेडिकल फैसिलिटी अच्छी मिल रही है, दोज कंट्री दे शो स्लो पॉपुलेशन ग्रोथ और नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ, एंड दोज कंट्रीज आर आल्सो इकोनॉमिकली एंड सोशली एडवांस्ड कंट्रीज। जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज होंगी, लाइक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, लाइक इंडिया, लाइक पाकिस्तान, लाइक बांग्लादेश, इन दोज कंट्रीज द सेक्स रेशियो विल बी इन फेवर ऑफ मेल्स, आपके मेल से ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू फीमेल्स, और वहां पे जो पॉपुलेशन का ग्रोथ है वो भी बहुत तेजी से हो रहा होगा। क्लियर हुआ दोस्तों? सो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन, जिनसे हमें पॉपुलेशन के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ने को, समझने को पता चलता है। अब फ्रेंड्स हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट फिनोमिना की, दैट इज द माइग्रेशन। माइग्रेशन, जैसा मैंने आपको बताया, मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर पर्पसेस ऑफ रेजिडेंस, एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन, ये आपका माइग्रेशन हो गया। माइग्रेशन 2 तरीके की होती है, एमिग्रेशन और इमिग्रेशन। प्रोसेस ऑफ आउट माइग्रेशन फ्रॉम प्लेस ऑफ ओरिजिन। प्लेस ऑफ ओरिजिन वो जगह हो गई जहां से लोग माइग्रेट करके बाहर जा रहे हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्लेस ऑफ ओरिजिन। अगर मैं किसी सिटी से, मैं भोपाल सिटी से आउट माइग्रेट करके बेंगलोर चला जाता हूं, तो मैं भोपाल मेरा प्लेस ऑफ ओरिजिन हो गया, एंड भोपाल से मैंने एमिग्रेशन किया है। आउट माइग्रेशन को हम एमिग्रेशन बोलेंगे, और जो पीपल बाहर जाते हैं उनको हम बोलते हैं एमिग्रेंट्स। सो आई विल बी एन एमिग्रेंट फॉर भोपाल। मैं भोपाल से बाहर गया हूं तो मैंने भोपाल से इमिग्रेट किया है, और मैं भोपाल में एमिग्रेंट रहूंगा, भोपाल के लिए मैं एमिग्रेंट रहूंगा। लेकिन मैं कहां गया हूं? बेंगलोर। सो बेंगलोर में इनफ्लक्स ऑफ पीपल इज हैपनिंग, एंड बेंगलोर विल बी अ प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन फॉर मी, एंड आई हैव इमिग्रेटेड इनटू बेंगलोर। बेंगलोर के लिए मैं इमिग्रेंट हूं। तो इंडिया में अगर हम बोलें कि इंडिया में इमिग्रेंट्स
इमिग्रेंट्स कौन है? इंडिया में इमिग्रेंट्स वो हैं जो दूसरी कंट्रीज से आए हैं माइग्रेट करके, चाहे जॉब के लिए, चाहे अपने मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, चाहे किसी दूसरे टूरिस्ट रीजन से भी अगर वो लोग आए तो वो इमिग्रेंट्स हो गए, ठीक है। आई एम सॉरी, हमें टूरिस्ट नहीं बोलना चाहिए, बिकॉज टूरिस्ट जो हैं वो बहुत टेम्पररी टाइम पीरियड के लिए आते हैं, वो बिल्कुल रिक्रिएशन के लिए आते हैं, ना रेजिडेंस होता है, ना एम्प्लॉयमेंट होता है, ना एजुकेशन होता है। माइग्रेशन का मतलब क्या हुआ कि आप किसी परमानेंट या सेमी परमानेंट बेसिस पे आ रहे हैं, तो वो सारे लोग जो इंडिया आ रहे हैं दूसरी कंट्री से फॉर एजुकेशन, फॉर एम्प्लॉयमेंट, फॉर रेजिडेंस, दे विल बी इमिग्रेंट्स इन आवर कंट्री। वो सारे इंडियंस जो यूके में रह रहे हैं, कनाडा में, यूएसए में रह रहे हैं, दे आर एमिग्रेंट्स फॉर इंडिया बट इमिग्रेंट्स फॉर यूएसए। यूएसए में रहने वाले इंडियंस वो यूएसए के लिए इमिग्रेंट्स हैं, इमिग्रेशन किया है, और इंडिया के लिए वो लोग एमिग्रेंट्स हैं। सो ये टर्म क्लियर हो गई। आई होप आपको एमिग्रेंट्स और इमिग्रेंट्स क्या होते हैं। अगर कोई उत्तर प्रदेश से लेबरर निकल करके पंजाब आ रहा है या महाराष्ट्र आ रहा है तो ही विल बी एन एमिग्रेंट फॉर उत्तर प्रदेश एंड इमिग्रेंट फॉर महाराष्ट्र, राइट। तो ये जो हमारी माइग्रेशन का फिनोमिना है, हमने सोर्स रीजन हमें पता लगा, प्लेस ऑफ ओरिजिन एंड प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन पता लग गया। जहां हम लोग जा रहे हैं वो प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन है, जहां से हम लोग आ रहे हैं दैट विल बी द प्लेस ऑफ ओरिजिन। सो व्हाट आर द कॉजेस फॉर माइग्रेशन? अगर माइग्रेशन हो रहा है तो क्यों होता है माइग्रेशन? एंड आई नो कि आप सभी लोगों को बेसिक कॉजेस बिल्कुल पता होंगे। माइग्रेशन होने के पीछे दो तरीके के फैक्टर्स होते हैं, पुश एंड पुल फैक्टर्स। पुश फैक्टर्स होते हैं आपके प्लेस ऑफ ओरिजिन में, राइट। प्लेस ऑफ ओरिजिन में पुश फैक्टर्स का मतलब ऐसे कुछ फैक्टर्स जो लोगों को मजबूर कर रहे हैं उस जगह को छोड़कर बाहर जाने के लिए। सो पुश फैक्टर्स विल मेक द प्लेस ऑफ ओरिजिन सीम लेस अट्रैक्टिव फॉर रीजंस। प्लेस ऑफ ओरिजिन लेस अट्रैक्टिव लगेगा, दूसरी जगह जाने के लिए मजबूर किया जाएगा। किन रीजंस की वजह से? जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है, मान लो आपके जिस सिटी में या जिस कंट्री में या जिस स्टेट में आप रह रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अच्छी नहीं है, तो आप उन जगहों पे जाएंगे जहां अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हो। लिविंग स्टैंडर्ड्स अच्छा नहीं है, लिविंग कंडीशन अच्छी नहीं है। इसी वजह से इंडिया में जैसे बहुत सारे लोग हैं वो इमिग्रेट करके जो है दूसरी किसी कनाडा में या दूसरी किसी कंट्री में चले जाते हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि इंडिया में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी उनको अच्छी नहीं मिली और उनको लगा कि बाहर की कंट्रीज में लिविंग स्टैंडर्ड्स जो हैं, लिविंग कंडीशंस जो हैं वो बहुत अच्छी हैं। तो ये एक रीजन हो गया। उसके ऊपर जैसे फॉर एग्जांपल जब बहुत ओल्ड पीपल हो जाते हैं, एजेड हो जाते हैं, तो कई बार उनके बच्चे भी उनको दूसरी कंट्रीज में शिफ्ट कर देते हैं, डेवलप्ड इकोनॉमीज में उनको ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज फॉर ओल्डर पीपल इंडिया में हमें नहीं मिल पाएगा, लेकिन दूसरी कंट्रीज में मिल जाएगा। सो दीज काइंड्स ऑफ कंडीशंस दे आर द पुश फैक्टर्स। वो इंडिया से पुश कर रहे हैं बाहर की तरफ दूसरी कंट्रीज में। क्लियर? फिर आपका पॉलिटिकल टर्मोइल है। पॉलिटिकल टर्मोइल की वजह से भी लोग एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाएंगे। जैसे कि हमारा रोहिंग्या का क्राइसिस है। रोहिंग्या रेफ्यूजीज दे आर लीविंग द कंट्री ऑफ म्यांमार एंड सेटलिंग इनटू इंडिया और बांग्लादेश और अदर कंट्रीज। व्हाई? बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल टर्मोइल इन म्यांमार, बिकॉज ऑफ जेनोसाइड, ठीक है, बिकॉज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो ये हमारे पॉलिटिकल फैक्टर्स हो गए, इसकी वजह से भी लोग आउट माइग्रेट करेंगे। अनप्लेजेंट क्लाइमेट की वजह से लोग आउट माइग्रेट करते हैं, जैसे हार्श हमारे रीजन्स हो गए। इंडिया का ही अगर हम एग्जांपल ले लेंगे, इंडिया में ही ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ राजस्थान वी नो दैट इट इज अ डेजर्ट एरिया एंड एरिड एरिया, और यहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छा नहीं है और क्लाइमेट भी बहुत प्लेजेंट नहीं है। तो लोग इस क्लाइमेट को छोड़ करके कोशिश करेंगे कि ऐसे रीजन्स में आ जाएं जो कि थोड़ा अच्छा क्लाइमेट हो। तो इसको क्लाइमेट की वजह से भी जो लोग हैं एक जगह से दूसरी जगह आउट माइग्रेट कर जाएंगे। नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं तो लोग आउट माइग्रेट कर जाते हैं। जैसे कोस्टल एरियाज में सुनामी आई, सब सिटीज विटीज वहाँ पे जो है वो बर्बाद हो गई, तो पीपल दे विल बी फोर्स्ड टू गो इनवर्ड्स, गो इनलैंड्स। इसी तरीके से अगर अर्थक्वेक आ रहा है, अर्थक्वेक की वजह से भी लोगों को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ सकता है। एपिडेमिक्स यानी डिजीजेस के आउटब्रेक होने की वजह से भी पीपल दे मे हैव टू मूव फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर एंड अदर सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ऑफ द एंटायर रीजन कैन आल्सो बी अ पुश फैक्टर। फिर पुल फैक्टर क्या है? पुल फैक्टर होता है हमारे प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन में, ठीक है, और उसको ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। तो हमें पता लगा पुश फैक्टर हमेशा प्लेस ऑफ ओरिजिन की बात करेगा, प्लेस ऑफ ओरिजिन में क्या कमी रह गई जिसकी वजह से लोगों को बाहर जाना पड़ा। पुल फैक्टर हमेशा प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन की बात करेगा कि प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन में ऐसी क्या खास बात है, व्हाट इज द अट्रैक्शन इन द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन दैट पीपल आर कमिंग टू दिस पर्टिकुलर प्लेस। तो जो जो पुश फैक्टर्स थे उनका उल्टा उल्टा हमें पुल फैक्टर्स में देखने को मिलेगा। जैसे कि बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज है मुंबई, बैंगलोर जैसी सिटीज में, इसलिए लोग वहां जाते हैं इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट। लिविंग कंडीशंस अच्छी होती हैं डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर, आपका कनाडा है, यूके है, फ्रांस है, जर्मनी है, इन दीज कंट्रीज द लिविंग कंडीशंस आर वेरी वेरी गुड। दैट इज व्हाई मेनी ऑफ द रिफ्यूजीज फ्रॉम मिडल ईस्ट, मेनी रिफ्यूजीज फ्रॉम अफ्रीका, दे आर गोइंग टुवर्ड्स यूरोप और अमेरिका, क्योंकि वो उनको अच्छी लिविंग कंडीशंस चाहिए, उनको अच्छे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज चाहिए। फिर पीस एंड स्टेबिलिटी जिन रीजन्स में रहेगी वहां भी लोग आना पसंद करेंगे। मेनी पीपल in Africa they leave their African nations, they leave their African countries. Many people in Middle East, why they are leaving their countries
कंट्रीज इन द मिडल ईस्ट एंड गोइंग टू यूरोप, गोइंग टू अमेरिका, मेनली बिकॉज ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी, क्योंकि उनको पता है कि जो कंट्रीज हैं यूरोप में या नॉर्थ अमेरिका में, वहां पे पॉलिटिकल टर्मोइल बहुत ज्यादा नहीं होने वाला है, डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा नहीं होने वाला है, जो गवर्नमेंट है सबके साथ फेयरली ट्रीट करने वाली है। इस पीस एंड स्टेबिलिटी को पाने के लिए, सिक्योरिटी को पाने के लिए मेनी पीपल दे मूव टुवर्ड्स द डेवलप्ड इकोनॉमीज। तो आपका सिक्योरिटी ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, प्रेजेंट क्लाइमेट, ये वाली सारी चीजें जो हैं वो पुल फैक्टर्स का काम करती हैं। तो दो प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, एक प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन है मुंबई, एक प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन है फॉर एग्जांपल बेंगलोर, ठीक है। ये मैं बिल्कुल हाइपोथेटिकल एग्जांपल्स ले रहा हूं। बोथ दीज सिटीज दे आर पॉपुलर प्लेसेस ऑफ डेस्टिनेशन। बहुत सारे लोग दूसरे दूसरे रीजन से इन माइग्रेट करते हैं, इमिग्रेट करते हैं इनटू मुंबई एंड बेंगलोर। बट इन दोनों फैक्टर्स, इन दोनों प्लेसेस के बीच में भी जो पुल फैक्टर्स है उनमें डिफरेंस हो सकता है। यानी कि हो सकता है कि सिक्योरिटी ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी वो आपको बेंगलोर में ज्यादा बेटर मिले, मुंबई में उतना बेटर ना मिले। आपको लिविंग कंडीशंस हो सकता है मुंबई में ज्यादा बेटर मिल रही है, बेंगलोर में बेटर नहीं मिल रही है। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स हो गए, तो वो अलग अलग लोगों को अट्रैक्ट भी करते हैं। किसी पर्सन के लिए पीस, सिक्योरिटी ऑफ प्रॉपर्टी एंड लाइफ ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा तो वो बेंगलोर जाएगा, किसी के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो मुंबई जाएगा। एंड दैट इज हाउ द डिसीजंस आर मेड अबाउट माइग्रेशन डिपेंडिंग अपॉन द पुश एंड पुल फैक्टर्स। क्लियर। और फिर कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए माइग्रेशन के, कॉजेस हमने पढ़ लिया कि क्यों माइग्रेशन हो सकता है, बहुत सारे डिफरेंट कॉजेस हैं। माइग्रेशन की वजह से इफेक्ट क्या होता है उसको भी ब्रीफली स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस की। क्या इकोनॉमिक फायदा या नुकसान होता है माइग्रेट होने की वजह से। सबसे पहले जो प्लेस ऑफ ओरिजिन है, यानी कि जहां से लोग आउट माइग्रेट कर गए, उनको वापस रेमिटेंसेस भेजी जाती हैं बाय माइग्रेंट्स। अगर इंडिया से बहुत सारे वर्कर्स जाके मिडिल ईस्ट में काम करते हैं, मिडिल ईस्ट में व्हाटएवर इनकम दे आर अर्निंग, सम पोर्शन ऑफ दैट इनकम दे सेंड बैक टू इंडिया। ठीक है, अपने घरों में वो इनकम को वापस भेजते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि केरला या साउथ इंडिया के हैं, जो ओमान में, यूएई में, सऊदी अरेबिया में जाके काम कर रहे हैं, जो वहां पे ऑयल इंडस्ट्री है उस पर काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं वो कनाडा में, यूके में, यूरोप में जाके काम कर रहे हैं। एंड व्हाटएवर इनकम दे आर अर्निंग अब्रॉड, सम पार्ट ऑफ देयर इनकम दे आल्सो सेंड बैक टू देयर फैमिलीज इन इंडिया, और उसको हम बोलते हैं रेमिटेंसेस। सो रेमिटेंसेस आर द ट्रांसफर ऑफ मनी मेड विदाउट एनी कंसिडरेशन ऑफ रिटर्न। मतलब कि कई बार जो भी हम मनी ट्रांसफर करते हैं वो किसी रिटर्न में करते हैं ना। हम मनी ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसके बदले में हमें कोई चीज मिलती है, लेकिन रेमिटेंसेस वो मनी ट्रांसफर होता है जिसके बदले में कोई भी चीज रिटर्न नहीं आती। आप अपनी फैमिली को जो रेमिटेंस देते हैं तो वो रेमिटेंस में सिर्फ मनी का ट्रांसफर करते हैं, उसके बदले में वापस आपको कुछ नहीं मिलता। तो ये है रेमिटेंस का मतलब। रेमिटेंस इज ट्रांसफर ऑफ मनी विदाउट एनी कंसिडरेशन फॉर एनी काइंड ऑफ रिटर्न। किसी भी तरीके का रिटर्न, चाहे वो कैश का रिटर्न हो, मनी का रिटर्न हो, चाहे काइंड का रिटर्न हो, किसी और तरीके का रिटर्न हो, वो आपको नहीं मिलता है। इंडिया इज वन ऑफ द हाईएस्ट रेमिटेंस रिसीविंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड। इंडिया वर्ल्ड में हाईएस्ट रेमिटेंस रिसीविंग कंट्री है। बाकी कंट्रीज में जो इंडियन डियास्पोरा है, इंडियन कम्युनिटी है, वो जो काम करती है वो बहुत सारा मनी ट्रांसफर करती है वापस इंडिया, और हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है वो भी बहुत ज्यादा उससे जो है उसको फायदा होता है। हमारा जो भी इंडिया में इन्फ्लक्स होता है मनी का फ्रॉम अदर कंट्रीज, दैट गेट्स ऑब्वियसली एडेड इनटू द नेशनल इनकम आल्सो, क्योंकि हमें बाहर से आने वाली रेमिटेंसेस भी अगर हम काउंट कर लेंगे तो वो भी इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करने वाली है। तो प्लेस ऑफ ओरिजिन को क्या फायदा होता है माइग्रेशन से? रेमिटेंस का फायदा होता है पहली बात, और वो रेमिटेंस आने की वजह से ऑब्वियसली प्लेस ऑफ ओरिजिन में डेवलपमेंट इंक्रीज होगा। तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि देयर इज अ कंट्री इन अफ्रीका, सेनेगल। अब सेनेगल से लोग निकल के जा रहे हैं आपके यूरोप में, फ्रांस में। फ्रांस में जाके वो लोग काम करेंगे। सेनेगल इज नॉट अ डेवलप्ड कंट्री, सेनेगल इज अ डेवलपिंग कंट्री, और सेनेगल को बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है एजुकेशन, हेल्थ के सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में। तो जो लोग फ्रांस में जाके काम कर रहे थे, दे आर सेंडिंग बैक देयर रेमिटेंसेस टू देयर फैमिलीज इन सेनेगल। अब जो सेनेगल में ये फैमिलीज को एक्स्ट्रा पैसा मिला, उस पैसे से वो एजुकेशन लेंगे, उस पैसे से वो लोग खाना खरीदेंगे, अपना रेंट पे करेंगे, अपने गवर्नमेंट को टैक्स भरेंगे, और इससे सेनेगल की इनकम इंक्रीज होगी, सेनेगल में डेवलपमेंट इंक्रीज होगी। दिस इज वन पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस ऑफ माइग्रेशन। ठीक है, माइग्रेशन का ये हो गया हमारा पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस। सो माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरियाज ऑफ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश एंड ओडिशा टू द रूरल एरियाज ऑफ पंजाब, हरियाणा हैज अकाउंटेड फॉर सक्सेस ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन स्ट्रेटजी फॉर द एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। अब ये देखिए इंडिया के केस में कितना स्पेसिफिक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। ग्रीन रेवोल्यूशन की स्ट्रेटजी जो थी वो इंडिया में लाई गई थी 1960-70s के डेकेड्स में, कि हम अपने एग्रीकल्चरल ग्रोथ को बहुत तेजी से इंक्रीज करेंगे। और इस एग्रीकल्चरल ग्रोथ को इंक्रीज करने के लिए many of the migrants which were coming from eastern states of UP, Bihar, MP and Odisha, they worked in the fields in Punjab and Haryana। और जो पंजाब एंड हरियाणा में ग्रीन रेवोल्यूशन का सक्सेस हुआ है, दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ द पीपल दैट आर कमिंग फ्रॉम द अदर स्टेट्स। सो
एक इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस हमें पता चला सोर्स रीजन के लिए अच्छा होता है जब उसको वापस इनकम मिलती है। फिर जो डेस्टिनेशन रीजन है उसके लिए भी माइग्रेशन अच्छा हो सकता है क्योंकि उनको नए वर्कर्स मिलते हैं। तो अगर यूएसए बहुत सारे माइग्रेंट्स को इंडिया से उठाता है काम करने के लिए, तो यूएसए क्यों अलाउ करता है कितने सारे इंडिया से लोग जाएं और यूएसए में जाके रहें और काम करें? बिकॉज यूएसए को पता है कि मेरे पास ऐसे वर्कर्स नहीं है, मुझे वर्कर्स दूसरी कंट्री से चाहिए होंगे, और दूसरी कंट्री से जो इंडियंस आ रहे हैं वो चीप वेजेस पे भी काम कर लेंगे, जो हमारे लोकल पीपल हैं शायद वो उतने चीप वेजेस पे काम ना करें। तो इसलिए माइग्रेशन विल बी पॉजिटिव फॉर बोथ सोर्स रीजन, डेस्टिनेशन रीजन इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। Unregulated migration to metropolitan cities has caused overcrowding and development of slums also। अब देखिए अगर माइग्रेशन अनरेगुलेटेड होगा तो उसकी वजह से आपका जो पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस हो रहा था वो भी कम होगा। अगर ज्यादा लोग, लिमिट से ज्यादा लोग माइग्रेट कर जाएंगे सिटीज के अंदर या डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर, तो ऑब्वियसली वो उनको संभाल नहीं पाएंगे। इसीलिए जो डिफरेंट कंट्रीज हैं इन यूरोप वो रेजिस्ट भी कर रही हैं कि बहुत सारे रेफ्यूजीज जो हैं उनको नहीं आना चाहिए फ्रॉम मिडल ईस्ट और फ्रॉम अदर कंट्रीज, बिकॉज दे थिंक कि अगर ज्यादा रेफ्यूजीज आएंगे तो ओवर क्राउडिंग हो सकती है, स्लम्स की डेवलपमेंट हो सकती है। तो ये होगा इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस। अब अगर डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंसेस की बात कर रहे हैं तो देयर इज वन वेरी फेमस वेरी वेल नोन डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंस, दैट इज द फेमिनाइजेशन ऑफ रूरल एरियाज। क्योंकि रूरल एरियाज में से बहुत सारे जो मेल्स हैं वो आउट माइग्रेट कर जाते हैं सिटीज की तरफ इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, तो वापस जो आपका रूरल एरिया है उसमें कौन बचता है? उसमें बचते हैं विमेन, एल्डरली एंड मेनली चिल्ड्रन। ठीक है, और चिल्ड्रन भी अगर वो 10-15 साल के लड़के हैं तो उनको भी कई बार शहर भेज दिया जाता है फॉर एजुकेशन और फॉर वर्किंग इन डिफरेंट सेक्टर्स। तो इसलिए घरों में जो रूरल एरियाज में जो लोग रह गए वो कौन रह गए? एल्डरली, जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाएंगे, एंड विमेन। तो इसलिए कई बार हमारे रूरल एरियाज में जो इंडिया के हैं सेक्स रेशियो देखने को मिलता है कि सेक्स रेशियो अच्छा है रूरल एरियाज के अंदर, और उसका ये कारण एक ये भी है कि बहुत सारे जो मेल्स थे उन गाँवों में से, रूरल एरियाज में से, दे हैव आउट माइग्रेटेड टू cities and the proportion of women, the percentage of women in the villages has increased. Then influx of male migrants results in decrease of urban sex ratio, क्योंकि अर्बन एरियाज में मेल्स आ रहे हैं रूरल एरियाज से, इसलिए अर्बन एरियाज में जो आपका सेक्स रेशियो है वो कम हो जाता है और रूरल एरियाज में सेक्स रेशियो जो है वो बढ़ जाता है। ये हो गया हमारा एक डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंस। एज वाइज भी अगर हम देखेंगे तो कॉन्सिक्वेंस पड़ेगा, क्योंकि रूरल एरियाज में एल्डरली की पॉपुलेशन प्रोपोर्शन जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि बहुत सारे यंग लोग बाहर चले गए, और अर्बन एरियाज में जो बहुत सारे यंग लोग आ रहे हैं काम करने के लिए, तो हमारा जो एज कॉम्पोजिशन है वो वर्किंग क्लास की तरफ जो है ज्यादा शिफ्ट कर जाएगा। सो दीज आर सर्टेन डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द माइग्रेशन फॉर बोथ सोर्स रीजन्स एज वेल एज फॉर डेस्टिनेशन रीजन्स। देन सोशल कॉन्सिक्वेंसेज क्या हो सकते हैं? माइग्रेशन के बहुत वाइड स्प्रेड सोशल कॉन्सिक्वेंस होते हैं, और अगर हम ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सिंपल बात करेंगे तो माइग्रेशन के वजह से आपके जो आइडियाज हैं, आपके जो रिसोर्सेज हैं, आपके जो इनोवेशंस हैं, वो एक रीजन से दूसरे रीजन में ट्रैवल कर जाते हैं। सो इफ वी टॉक अबाउट माइग्रेशन, अर्लीस्ट टाइम से भी हमारे इंडिया के अंदर सेंट्रल एशिया से माइग्रेंट्स आ रहे हैं, अरेबिया से, पर्शिया से, यानी जो प्रेजेंट डे ईरान है वहाँ से माइग्रेंट्स आ रहे हैं, ऊपर से जो ईस्टर्न साइड है वहाँ नॉर्थ ईस्टर्न साइड में भी माइग्रेंट्स आ रहे हैं, साउथ चाइना इंडो चाइना रीजन की तरफ से। सो ये जो माइग्रेंट्स आए इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में ड्यूरिंग द एंशिएंट टाइम्स एंड मिडिवल टाइम्स, वो बहुत सारे नए नए आइडियाज़ को लेकर आए, बहुत सारे नए नए क्रॉप्स को लेकर आए। इवन जो कॉलोनियल पावर्स आई इंडिया पे राज करने के लिए वो भी अपने टाइम में बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स को लेकर आए इंडिया में, बहुत सारे एनिमल्स को लेकर आए इंडिया में। तो ये आइडियाज़ का डिफ्यूजन होता है, रिसोर्सेज का डिफ्यूजन होता है बिकॉज ऑफ माइग्रेशन। देन इसका पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन भी हो सकता है, नेगेटिव कंट्रीब्यूशन भी हो सकता है। जैसे कि अगर डिफ्यूजन ही हो रहा है आइडियाज का तो ज्यादा सा जो कल्चर है आपका वो और डेवलप हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल द सिटीज लाइक न्यूयॉर्क, सिटीज लाइक लंदन, सिटीज लाइक पेरिस, ये पेरिस जैसी सिटीज, न्यूयॉर्क जैसी सिटीज, इनमें पूरे वर्ल्ड से आए हुए लोग रहते हैं। ठीक है, न्यूयॉर्क की अगर हम बात करेंगे तो इसको मिनी वर्ल्ड भी कहा जाता है। हर कॉन्टिनेंट, हर कंट्री से आए हुए लोग, छोटी से छोटी, गरीब से गरीब कंट्री का भी कोई इंसान और अमीर से अमीर कंट्री का भी कोई इंसान आपको न्यूयॉर्क में मिल जाएगा। दैट इज वाई द कल्चर ऑफ न्यूयॉर्क इज सेड टू बी कॉस्मोपॉलिटन, यानी कि ये जो न्यूयॉर्क का कल्चर है वो पूरे वर्ल्ड का कल्चर है, क्योंकि अलग अलग जगहों से आए हुए लोगों के आइडियाज जो है डिफ्यूज हो गए हैं। सो दिस कैन बी अ गुड थिंग ऑल्सो कि एक कॉम्पोजिट कल्चर जो
है डेवलप होगा, नैरो कंसिडरेशंस जो होती हैं, जो सुपरस्टिशंस होते हैं या नैरो व्यू पॉइंट्स होते हैं, ये माइंडसेट भी आपका चेंज होगा और पीपल का जो डेवलपमेंट है, इमोशनल डेवलपमेंट है, वो भी इंक्रीज होगा। तो जैसे न्यूयॉर्क के अंदर जो आपका इतने अलग अलग जगहों से आए हुए लोग हैं, वो अलग अलग कल्चर्स को देखते हैं। मिडल ईस्ट का पर्सन है, अफ्रीका का पर्सन है, साउथ एशिया का पर्सन है, साउथ अमेरिका का पर्सन है, तो इन सबके अलग अलग कल्चर्स को देखना, अलग अलग फूड हैबिट्स, ड्रेसिंग स्टाइल्स को देखना, इससे एक अच्छा कल्चर भी डेवलप हो सकता है। यानी कि जो सबकी रिस्पेक्ट कर रहा है, सारे रूल्स को फॉलो कर रहा है, ऐसा कल्चर भी डेवलप हो सकता है। नेगेटिव अगर हम कॉन्सिक्वेंस की बात करेंगे तो ये भी हो सकता है कि वायलेंट क्लैशेस हो जाएं। अगर ये जो अलग अलग कल्चर्स हैं आपस में एसिमिलेट नहीं हो पा रहे, एक दूसरे को नहीं टॉलरेट कर पा रहे हैं, देन देयर विल ऑब्वियसली बी क्लैशेस between the different cultures, the problem which is being seen currently in Europe also। यूरोप में बहुत सारे कंट्रीज हैं जहां पे मिडिल ईस्ट से आए हुए माइग्रेंट्स जो हैं वो एसिमिलेट बहुत अच्छे से नहीं हो पा रहे हैं यूरोपियन सोसाइटी के अंदर, बिकॉज ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अगर कल्चर्स के बीच में डिफरेंस होगा। इफ़ वी टॉक अबाउट कंट्रीज लाइक नॉर्वे, कंट्रीज लाइक फ्रांस, These countries are highly developed countries and very liberal countries, बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड कंट्रीज हैं, बहुत मॉडर्न कंट्रीज हैं। इनकी जो थिंकिंग है, इनका जो रिलीजन है, जो कल्चर है, वो बहुत डिफरेंट है फ्रॉम कंट्रीज लाइक सीरिया, फ्रॉम कंट्रीज लाइक टर्की, फ्रॉम कंट्रीज ऑफ मिडल ईस्ट लाइक ईरान, इराक एटसेट्रा और सोमालिया इवन। तो यहाँ से अगर कोई माइग्रेंट इन कंट्रीज में जाएगा तो ऑब्वियसली कल्चर्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। मे बी द पीपल ऑफ फ्रांस एंड नॉर्वे डू नॉट लाइक द कल्चर ऑफ दिस प्लेस, या जो नए माइग्रेंट्स आ रहे हैं वो इस नई जगह के कल्चर को ना समझ पाए और वायलेंट क्लैशेस हो जाएं। तो ये वायलेंट क्लैशेस कैन ऑल्सो हैपन बिकॉज ऑफ माइग्रेशन एंड मेंटल हेल्थ इश्यूज कैन ऑल्सो अराइज इन माइग्रेंट्स ड्यू टू सेंस ऑफ इंडिफरेंस टुवर्ड्स न्यू प्लेस। अब मेरे को नौकरी की तलाश है, मैं जरूरी एक फैक्टर की वजह से मजबूरी में एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर गया, इंडिया छोड़ के मुझे जाना पड़ा सऊदी अरेबिया, क्योंकि मेरे घर में जो है पैसा नहीं था एंड आई वांटेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो मुझे इंडिया में नहीं मिल रही थी। लेकिन मिडिल ईस्ट में जाने के बाद, सऊदी अरेबिया में जाने के बाद ऑब्वियसली आई एम फीलिंग होम सिक। अब मुझे घर की याद आ रही है या आई एम नॉट एडजस्टिंग इन दी न्यू कल्चर ऑफ सऊदी अरेबिया। मुझे वहां का कल्चर, वहां का क्लाइमेट, कोई चीज जो है नहीं पसंद आ रही। तो इससे मेरे मेंटल इश्यूज भी जो है डेवलप हो सकते हैं। तो माइग्रेंट्स के अंदर अक्सर मेंटल हेल्थ के इश्यूज भी देखने को मिलते हैं बिकॉज दे आर नॉट फीलिंग फेमिलियर टू द प्लेस वेयर दे हैव कम। जहां पे वो आए हैं उस जगह से एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उनको मजबूरी में वहां रहना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ वर्क इश्यूज और अदर इश्यूज, और उनके साथ मेंटल हेल्थ के इश्यूज जो हैं क्रॉप अप कर रहे हैं। मेंटल हेल्थ के इश्यूज क्रॉप अप करते हैं तो ऑब्वियसली क्राइम भी इंक्रीज होता है, डिप्रेशन इंक्रीज होता है, स्ट्रेस इंक्रीज होता है, पीपल अलग तरीके के जो अटेम्प्ट्स होते हैं, सुसाइड अटेम्प्ट्स हो गए, या फिर ऐसे जो इर्रेशनल डिसीजंस होते हैं वो लेने लगते हैं। उनकी वर्क में प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, हेल्थ उनकी डिटेरियोरेट करने लगेगी, डिग्रेड करने लगेगी। ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस हो गए आपके सोशल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द माइग्रेशन। नेक्स्ट आर एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस। ऑब्वियसली एनवायरमेंट पे भी फर्क पड़ेगा। जो बहुत फेवरेट डेस्टिनेशन रीजन्स होते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया कि फेवरेट डेस्टिनेशन रीजन्स, देयर आर सर्टेन फेवरेट डेस्टिनेशन रीजन्स, जैसे कि न्यूयॉर्क, जैसे कि लंदन, पेरिस, ऐसी कंट्रीज या ऐसी सिटीज, या इंडिया में कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, जो कि फेवरेट डेस्टिनेशन है माइग्रेंट्स के लिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अच्छी इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है, वहाँ पे अच्छा क्लाइमेट है, वहाँ पे अच्छा वर्किंग कंडीशन है, लिविंग कंडीशन है। लेकिन अगर ज़्यादा लोग आने लगेंगे तो ऑब्वियसली ओवर एक्सप्लॉयटेशन होगा रिसोर्सेज का। अगर ज़्यादा लोग आएंगे तो वो ज़्यादा पॉल्यूशन करेंगे, ज़्यादा वेस्ट जनरेट करेंगे, और जो अच्छे फैक्टर्स थे जो इसको फेवरेट डेस्टिनेशन बना रहे थे, गुड वर्किंग कंडीशन, गुड लिविंग कंडीशन, एम्पल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, वो सारे पुल फैक्टर्स जो हैं वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे। तो यही पुल और पुश फैक्टर्स का एडजस्टमेंट होता रहता है। हमें कभी भी माइग्रेशन को अनरेगुलेटेड नहीं रखना होता है। माइग्रेशन शुड ऑलवेज बी रेगुलेटेड so that the pull factors of this destination they remain intact। अगर किसी जगह में लिविंग कंडीशन अच्छी है, वो उसका पुल फैक्टर है, तो ऐसा ना हो कि ज्यादा माइग्रेंट आके उस पुल फैक्टर को खराब कर दें। वो पुल फैक्टर जो है मेंटेन रहे, इससे एक हेल्दी माइग्रेशन का ट्रेंड भी जो है वो मेंटेन रहेगा, राइट। सो दीज आर द डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माइग्रेशन। Now friends, we will study this particular theory which is known as the demographic transition theory, right? So demographic transition theory basically एक ऐसी थ्योरी है जो कि पॉपुलेशन की ग्रोथ किस तरीके से होती है टाइम के साथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ, उसको स्टडी करने में, उसको प्रेडिक्ट करने में मदद करती है। सो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड द पॉपुलेशन ग्रोथ। इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पॉपुलेशन ग्रोथ के बीच में क्या रिलेशन है वो हमें इस थ्योरी से पता लगता है। सो दिस थ्योरी टेल्स अस दैट पॉपुलेशन ऑफ एनी रीजन चेंजेस फ्रॉम हाई बर्थ एंड हाई डेथ्स टू लो बर्थ्स एंड लो डेथ्स
as the society progresses from rural, agrarian and illiterate to urban, industrial and literate society. कोई भी सोसाइटी बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस में कैसी होती है, रूरल होती है, एग्रेरियन होती है एंड इलिटरेट होती है. रूरल यानी कि अर्बन फैसिलिटीज ज़्यादा अवेलेबल नहीं है वहाँ पे, एग्रेरियन यानी एग्रीकल्चर के ऊपर आप डिपेंडेंट हैं, और इलिटरेट मतलब लिटरेसी लेवल्स बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है सोसाइटी में. तो कोई भी जो सोसाइटी होगी अर्लीस्ट टाइम्स में इसी तरीके से स्टार्ट होगी. जैसे जैसे वो सोसाइटी अर्बन होती जाती है यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ होती जा रही है, इंडस्ट्रियल होती जा रही है, एग्रीकल्चर के साथ साथ आपकी इंडस्ट्रीज, आपका सर्विस सेक्टर भी डेवलप हो रहा है, लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हो रहे हैं, लिटरेट हो रहे हैं. जैसे जैसे ये इकोनॉमिक एंड सोशल एंड एजुकेशनल लेवल्स इंक्रीज और डेवलप, आपकी जो सोसाइटी है वो भी हाई बर्थ एंड हाई डेथ से चेंज होकर लो बर्थ एंड लो डेथ तक पहुंच जाती है. अभी हमने जब पॉपुलेशन पिरामिड्स को स्टडी किया था, एज सेक्स के पिरामिड्स को स्टडी किया था, वहां भी हमने यही तो देखा था कि जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, डीआरसी है, दैट इज रफली अ रूरल, एग्रेरियन एंड इलिटरेट सोसाइटी हैविंग हाई बर्थ एंड हाई डेथ रेट. हाई बर्थ की वजह से नीचे पिरामिड बहुत ब्रॉड था, बहुत ज्यादा यंग लोग थे, और ऊपर में हाई डेथ्स की वजह से पिरामिड बिल्कुल नैरो था क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों की डेथ हो रही थी. और जर्मनी एंड यूएसए में हमने क्या देखा, अर्बन, इंडस्ट्रियल एंड लिटरेट सोसाइटी होने की वजह से death rates were very low, population in the older age groups was high and birth rate was also low, यानी कि जो ऑफस्प्रिंग थे वो भी बहुत ज्यादा ऑफस्प्रिंग नहीं थे, स्टेबल पॉपुलेशन थी. सो दिस काइंड ऑफ दिस इज सेड बाय द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी. डेमोग्राफिक का मतलब होता है पॉपुलेशन, ट्रांजिशन का मतलब होता है चेंज. तो ये थ्योरी हमें बोलती है कि पॉपुलेशन का जो चेंज है वो होता है जस्ट विथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, सोसाइटी एडवांस होती है, वैसे वैसे ही पॉपुलेशन के अंदर भी थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं. तो इस थ्योरी में डिफरेंट स्टेजेस के थ्रू पूरी थ्योरी को एक्सप्लेन किया जाता है. सबसे पहले आता है स्टेज 1. ठीक है, स्टेज 1 को हम लोग सबसे पहले स्टडी करते हैं. फर्स्ट स्टेज में क्या हो रहा है, एनी सोसाइटी विल हैव हाई फर्टिलिटी एंड हाई मोर्टेलिटी बिकॉज पीपल रिप्रोड्यूस मोर टू कंपनसेट फॉर द डेथ्स ड्यू टू एपिडेमिक्स एंड वेरिएबल फूड सप्लाई. अर्लीस्ट टाइम्स में जब ह्यूमंस डेवलप होना स्टार्ट हुए थे, सिविलाइजेशन डेवलप होना स्टार्ट हुई थी, तो बहुत सारी डिजीजेस थी जिनका हमें इलाज नहीं पता था, हमारे पास मेडिकल फैसिलिटी अच्छी नहीं थी, बहुत ज्यादा डेथ्स होती थी बिकॉज ऑफ डिजीजेस, बहुत ज्यादा डेथ्स होती थी बिकॉज ऑफ फूड इनसिक्योरिटी, क्योंकि एग्रीकल्चर भी उतना डेवलप नहीं था, हंटिंग की टेक्निक्स भी उतनी डेवलप नहीं थी, तो हमारा फूड भी रेगुलर नहीं था. सो मेनी पीपल दे डाइड एंड उनको रिप्लेस करने के लिए हमें फर्टिलिटी भी हाई रखनी पड़ती थी, क्योंकि जैसे जैसे लोग पॉपुलेशन से कम हो रहे हैं तो पॉपुलेशन को मेंटेन रखने के लिए हमें यंग लोगों को पैदा भी लगातार करते रहना पड़ेगा. सो दिस इज सीन इन दी रूरल एग्रेरियन टाइप ऑफ सोसाइटीज. सोसाइटी इज प्रिमिटिव, एग्रेरियन, लो साइंटिफिक डेवलपमेंट एंड द पॉपुलेशन पिरामिड जो है वो एक्सपेंडिंग एट द बॉटम है, जो कि हमने सबसे पहला टाइप ऑफ पिरामिड देखा था. नीचे से ब्रॉड होगा बहुत ज्यादा, और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ये तेजी से बिल्कुल नैरो हो जाएगा. सो दिस पॉपुलेशन इज स्टेबल बट विथ हाई फ्लक्चुएशन. ये पॉपुलेशन या तो स्टेबल रहेगी या तो बहुत हाईली फ्लक्चुएट करेगी, क्योंकि इस पॉपुलेशन के अंदर नेचुरल फिनोमिना की वजह से भी काफ़ी चेंजेस आ सकते हैं. किसी साल अच्छा रेनफॉल हुआ इंडिया में, तो इंडिया में अच्छा मानसून होने की वजह से अच्छा यील्ड आएगा एग्रीकल्चर का, और उस साल हो सकता है पॉपुलेशन जो है अच्छा खाना खा पाए, अच्छे हेल्दी हो पाए, और डेथ्स जो हो रही है पॉपुलेशन में वो कम रहे. लेकिन अगर मानसून अच्छा नहीं है, किसी साल ड्रॉट पड़ गया, सो यील्ड विल बी पुअर, फूड इनसिक्योरिटी हो जाएगी, हो सकता है इस साल बहुत ज़्यादा डेथ्स हो जाए. लेकिन ऐसा डेवलप्ड टाइम्स में नहीं हो रहा है, आज के टाइम में ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि आज के टाइम में हमारे पास फूड ग्रो करने की कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा अच्छी है. अर्लियर टाइम्स में ऑब्वियसली ऐसा होता होगा, ड्रॉट आ गया तो बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई, एपिडेमिक्स आ गए, बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई, एंड देयरफॉर द पॉपुलेशन वॉज फ्लक्चुएटिंग. समटाइम्स द पॉपुलेशन इट डिक्लाइंड, समटाइम्स द पॉपुलेशन एक्सपैंडेड एट अ वेरी फास्ट रेट. सो इस फर्स्ट स्टेज में बर्थ रेट विल बी हाई, डेथ रेट will be high, high infant mortality is also there and high death rate is also there, जिसकी वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम है. हाई बर्थ रेट है, बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं. इन्फेंट मोर्टेलिटी का मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे बेबीज हैं जो 1 साल की एज कंप्लीट करने से पहले ही मर जाते हैं, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ उनको अच्छी से नहीं मिल पा रही हैं. एंड हाई डेथ रेट भी है कि इसके बाद जो भी आपके पॉपुलेशन है किसी भी एज ग्रुप में, चाहे ओल्ड होने के बाद चाहे यंग में ही, अननेचुरल कॉजेज से उनकी डेथ होती जा रही है एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी लो है. सो इन दिस टाइप ऑफ थ्योरी यू विल सी इन द फर्स्ट स्टेज your birth rate and death rate both are very high, right? Birth rate and death rate both are very high. Population will be somewhat stable. Population लगभग stable रहेगी high birth rate की वजह से, जितने बहुत बेबी पैदा हो रहे हैं लेकिन उतने ही लोग मर भी जा रहे हैं.
क्लियर है? फिर आता है हमारा सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज में अब क्या हुआ? सेकंड स्टेज में धीरे धीरे इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुका है। तो इस सेकंड स्टेज में दो पार्ट्स होते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। तो या तो आप इस सेकंड स्टेज को दो अलग अलग स्टेजेस में भी डिवाइड कर सकते हो। जब आप आंसर लिखोगे मेंस के अंदर तो आप सिंपल बोल सकते हो कि डीटीटी में 4 स्टेजेस होते हैं, जिसमें ये 2 स्टेजेस को अलग अलग करके आप बता दोगे, या फिर आप सीधा बताओगे कि 3 स्टेजेस होते हैं और इसमें सेकंड स्टेज के 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, तो सेकंड स्टेज का पहले पार्ट में क्या हो रहा है? अर्ली इन द स्टेज हमने अभी देखा था फर्टिलिटी हाई है और डेथ रेट डिक्रीज होने लगेगा। ठीक है, अर्ली सोसाइटी में डेथ रेट हाई था, लेकिन अब क्या हो रहा है? डेथ रेट डिक्रीज होने लगा है क्योंकि लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज मिल गई। ठीक है, अब हम कई सारे डिजीजेस के बारे में जान गए कि डिजीजेस कैसे होती हैं, उनको सही कैसे करना है, उनके लिए मेडिसिन क्या है, ये हमें पता चल गया। हमारे पास सैनिटेशन की जो फैसिलिटीज है वो इंप्रूव हो गई। हमें पता चल गया है कि गंदा खाना खाने से, गंदा पानी पीने से डिजीज हो जाती हैं, और अगर हम इसको अवॉइड करेंगे, साफ सफाई रखेंगे, तो डिजीजेस बच्चों में भी बहुत कम होंगी। सो इसकी वजह से डेथ रेट इट स्टार्ट्स टू डिक्लाइन रैपिडली। फूड प्रोडक्शन भी हमारा धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है। एग्रीकल्चर हम अच्छे से करने लगे हैं, हमारा फूड स्टोरेज करने लगे हैं कि कल को अगर ड्रॉट आ गया तो हम स्टोर्ड फूड को यूज कर लेंगे। सो नाउ द पॉपुलेशन स्टार्ट्स इंक्रीजिंग रैपिडली बिकॉज फर्टिलिटी इज स्टिल हाई। बच्चे अभी भी ज्यादा पैदा हो रहे हैं, लेकिन डेथ रेट धीरे धीरे कम होने लगी है। इसकी वजह से पॉपुलेशन जो है बढ़ने लगेगी, पॉपुलेशन ग्रो करने लगेगी। एज सेक्स पिरामिड इज अ स्टीप इंडिकेटिंग लार्ज यंग पॉपुलेशन। तो आपको इस तरीके का पिरामिड देखने को मिलेगा, राइट। लेकिन आप देखें टाइम के स्केल में भी हम इसको समझ सकते हैं कि अर्लियर टाइम्स में फर्स्ट स्टेज था, उसके बाद सेकंड स्टेज आया जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लगभग स्टार्ट होने वाला था। आज के प्रेजेंट टाइम में भी हम अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग स्टेजेस को देख सकते हैं, जैसे कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो फॉर एग्जांपल, वहां के जो बहुत इंटीरियर इलाके हैं, सोमालिया में जो बहुत पुअर इलाके हैं, वो अभी भी फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रांजिशन में है। हाई डेथ रेट, हाई बर्थ रेट एंड स्टेबल पॉपुलेशन विद फ्लक्चुएटिंग। और कुछ कंट्रीज जो हैं वो सेकंड स्टेज में एंटर कर गई हैं, यानी वो कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज बन रही हैं, वहां पे अच्छी फैसिलिटीज डेवलप हो रही हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं सूडान की, सूडान में हालत बहुत खराब थी आज से 10-15 साल पहले, लेकिन नाउ द सूडान इज इंप्रूविंग एंड इन्वेस्टिंग ऑन डिफरेंट फैसिलिटीज। आपके अफ्रीका के बहुत सारे नेशन हैं, आपके सेंट्रल अमेरिका में बहुत सारे ऐसे नेशन हैं जहां पे अब जाके फर्टिलिटी जो है हाई है, लेकिन डेथ रेट डिक्रीज होना स्टार्ट कर दिया है। सो पॉपुलेशन इज यंग and in a large amount, so pyramid will look like this: high birth rate, death rate has declined, fall in death rate and slightly longer life expectancy। फिर इसी स्टेज में धीरे धीरे लाइफ एक्सपेक्टेंसी और इंप्रूव होती रहेगी, फैसिलिटीज और इंप्रूव होती रहेंगी, एंड द पॉपुलेशन ग्रोथ स्लोज डाउन एंड इवेंचुअली स्टेबिलाइजेस। क्यों इवेंचुअली स्टेबिलाइज हुई? क्योंकि फर्टिलिटी को भी डिक्रीज करने लगे लोगों ने देखा कि देखिए बहुत ज्यादा लोग पैदा हो रहे हैं जिस रेट से पहले हो रहे थे, फर्स्ट स्टेज में हो रहे थे, लेकिन उतने लोगों की अब डेथ नहीं हो रही है। तो अगर हम उतने ही बच्चों को पैदा करते रहेंगे तो पॉपुलेशन का क्या होगा? बहुत तेजी से बढ़ जाएगी पॉपुलेशन, सबको नुकसान होगा इससे। तो फिर ऑटोमेटिकली पीपल दे स्टार्ट डिक्लाइनिंग देयर फर्टिलिटी, दे स्टार्ट डिक्रीजिंग दी फर्टिलिटी, ज्यादा बच्चे पैदा ही नहीं करते लोग। तो पॉपुलेशन का जो ग्राफ है वो आपका ये बेल शेप्ड का, जो हमने यूएसए का ग्राफ देखा था, इस तरीके का ग्राफ अपनी शेप लेने लगता है। नाउ द पॉपुलेशन इन द यंगर एज, इन द वर्किंग एज इज कांस्टेंट एंड इन ओल्डर एज ऑल्सो द पिरामिड इज समवट बिगर, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज इंप्रूव होने की वजह से डेथ रेट बहुत डिक्लाइन कर गए। तो थर्ड स्टेज में या फिर सेकेंड स्टेज के सेकेंड पार्ट में क्या हो रहा है? डिक्लाइनिंग बर्थ रेट, लो डेथ रेट एंड मोर पीपल आर नाउ लिविंग टू ओल्डर एज, सो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज ऑल्सो है। सो इस स्टेज के बाद आती है हमारी फाइनल स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, एंड दिस इज अ हाईली डेवलप्ड सोसाइटी विथ लो बर्थ एंड डेथ रेट एंड हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो जो भी हमने देखा सेकंड स्टेज में देख लिया था कि हमने बर्थ रेट्स को भी डिक्लाइन करना स्टार्ट कर दिया था, और थर्ड स्टेज में आने के बाद, या फिर इसको फोर्थ स्टेज बोल सकते हैं या फिर थर्ड स्टेज बोल सकते हो, कोई भी स्टेज आप बोल सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनसीईआरटी के अंदर 3 स्टेज दी गई हैं और सेकंड स्टेज के 2 पार्ट बताए गए हैं। आप चाहो तो 4 स्टेज बना लो और इसको फोर्थ स्टेज बोल दो, और सेकंड स्टेज की जो 2 डिफरेंट लेटर और अर्लियर पार्ट थे उनको अलग अलग स्टेज बना के भी आप लोग एग्जाम में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये वाली जो स्टेज है, फाइनल जो स्टेज है, इसमें आपका बर्थ रेट भी हमने बहुत कम कर दिया है, डेथ रेट भी बहुत कम हो गया है। सो पॉपुलेशन इज नाउ अगेन आइदर कॉन्ट्रैक्टिंग और स्टेबल। ठीक है, जो आपका स्टेबल पॉपुलेशन है या स्लो पॉपुलेशन इंक्रीज होगा, क्योंकि बर्थ रेट को हमने बहुत कम कर दिया है और हमारी अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज की वजह से ओल्डर एंड वर्किंग एज में जो पीपल हैं उनकी डेथ बहुत कम हो चुकी है, पॉपुलेशन अब लगभग स्टेबल हो चुकी है। एंड दिस इज द सोसाइटी विच इज हाईली डेवलप्ड, हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड, हाईली लिटरेट सोसाइटी, और इन सोसाइटीज में ही बर्थ रेट इज लो, डेथ रेट इज लो एंड हायर डिपेंडेंसी रेशियो
इज देयर एंड लॉन्गर लाइफ एक्सपेक्टेंसी। हायर डिपेंडेंसी रेशियो क्यों है? क्योंकि ओल्डर एज पीपल ज्यादा हो चुके हैं, यंग पीपल भी ज्यादा हैं, मतलब उतने ज्यादा नहीं है जितने अर्लियर स्टेजेस में थे, लेकिन स्टिल यंग पीपल आर देयर। एंड जो हमारी वर्किंग एज पॉपुलेशन है इसको सपोर्ट करना है ओल्डर पीपल को भी और यंगर पीपल को भी, देयरफॉर आपका डिपेंडेंसी रेशियो जो है वो इंक्रीज हो जाता है। डिपेंडेंसी रेशियो मींस द रेशियो बिटवीन द पॉपुलेशन विच इज डिपेंडेंट एंड द पॉपुलेशन विच इज द वर्किंग। ठीक है, सो ऐसी सोसाइटी में द लाइफ एक्सपेक्टेंसी विल बी हायर, मेनी ओल्डर पीपल विल बी देयर, फर्टिलिटी रेट इज क्लोज टू और बिलो 2.1 विच इज द replacement rate fertility level। replacement level मतलब there is one mother one father, two members of the population and they are producing only 2.1 फर्टिलिटी रेट। फर्टिलिटी रेट 2.1 का मतलब क्या हुआ कि एक फीमेल को अपनी लाइफ में कितने बेबीज पैदा करने होंगे। ठीक है, कितने बेबीज एक फीमेल अपनी लाइफ में पैदा करती है उसको हम बोलते हैं फर्टिलिटी रेट। तो अगर फर्टिलिटी रेट 2.1 है तो इसका मतलब हुआ फीमेल्स ऑन एन एवरेज आर गिविंग बर्थ टू 2 पीपल। सो मदर और फादर को रिप्लेस करने के लिए ओनली 2 पीपल आर देयर। तो जितने लोग पॉपुलेशन में थे उतने को रिप्लेस कर देंगे उनके बच्चे, और अपनी पूरी एज कंप्लीट करने के बाद मदर एंड फादर दे विल डाई आउट एंड दे विल बी रिप्लेस्ड बाय दीज टू देयर चिल्ड्रन। तो आपका जो पॉपुलेशन है वो बहुत धीरे धीरे इंक्रीज होगा या फिर वो इंक्रीज नहीं होगा, लगभग स्टेबल आपकी पॉपुलेशन रहेगी इन द 4th और 3rd स्टेज ऑफ द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, द फाइनल स्टेज ऑफ दिस पर्टिकुलर डीटीडी थ्योरी। क्लियर हुआ है? सो ये थ्योरी हम लोगों को क्या समझा रही है, इसका एक डायग्राम भी आप लोगों को ध्यान से इसका प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। देयर आर स्टेजेस। फर्स्ट स्टेज के अंदर बर्थ रेट हाई है, डेथ रेट हाई है और पॉपुलेशन जो है वो लो है, पॉपुलेशन लो है और बहुत तेजी से ग्रो भी नहीं कर रही। फिर क्या हुआ, आपका जो बर्थ रेट है, बर्थ रेट को मैं किसी और कलर से आपको शो करता हूं। दिस ग्रीन कलर विल बी द बर्थ रेट। सो दिस बर्थ रेट विल रिमेन हाई इन द सेकंड स्टेज ऑल्सो, बट डेथ रेट विल स्टार्ट टू डिक्लाइन। द डेथ रेट इट विल स्टार्ट टू डिक्लाइन। ठीक है, ये है हमारी सेकंड स्टेज और फिर डेथ रेट डिक्लाइन कर रही है सेकंड स्टेज के ही सेकंड पार्ट में, या फिर हम इसको थर्ड स्टेज बोल देते हैं। इसमें आके आपका जो डेथ रेट है वो काफी डिक्लाइन कर गया और आपका जो बर्थ रेट है वो बर्थ रेट भी डिक्लाइन कर जाएगा। राइट, और ये जो पॉपुलेशन थी, पॉपुलेशन के साथ क्या होगा, डेथ रेट डिक्लाइनिंग, बर्थ रेट इज हाई, सो पॉपुलेशन विल स्टार्ट इंक्रीजिंग और थर्ड स्टेज में जाके जो पॉपुलेशन इंक्रीज है वो भी स्लो हो जाएगा। राइट, एंड देन इन द फाइनल स्टेज डेथ रेट विल बी वेरी वेरी लो, death rate will be low, birth rate will be low and the population will remain constant। ठीक है, तो इस तरीके का ग्राफ आपको आपके नोट्स में भी मिलेगा। ये जो ग्राफ है, ये जो डायग्राम है, इसकी आप लोगों को प्रैक्टिस भी कर लेनी है। डीटीडी थ्योरी को आप लोग आई होप समझ गए हैं, कैसे स्टेज में जब सोसाइटी डेवलप होती है, ज्यादा लिटरेट होती है, ज्यादा अच्छा एग्रीकल्चर करती है, ज्यादा अच्छा फूड प्रोडक्शन करती है, ज्यादा अच्छी इनकम होती है, तो किस तरीके से जो सोसाइटी है उसमें बर्थ रेट एंड डेथ रेट चेंज होता है। पहले दोनों बर्थ एंड डेथ रेट हाई हैं, फिर डेथ रेट डिक्लाइन होना स्टार्ट करेगा, उसके बाद बर्थ रेट डिक्लाइन होना स्टार्ट करेगा एंड इन द फाइनल स्टेज ऑफ द थ्योरी the death and birth rates they will be at a lower level and the population will become stable। clear? now friends, एक छोटा सा टॉपिक हम और डिस्कस करते हैं, that is about human development। human development is basically a qualitative change in the population। population में हम दो टर्म को यहां पे क्लियर कर लेते हैं, one is development and one is growth। growth का मतलब होता है increase in number। ठीक है, तो अगर मैं बोलता हूं इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब हुआ कि उस कंट्री की जो इनकम है वो इनकम इंक्रीज कर रही है, नंबर के टर्म्स में ज्यादा पैसा इंक्रीज हो रहा है। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी 2 ट्रिलियन इकोनॉमी बन गई, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, इट इज नॉट ओनली इंक्रीज इन नंबर, इट इज इंक्रीज इन क्वालिटी। राइट, सो डेवलपमेंट इज अ क्वालिटेटिव चेंज which is always value positive। now अगर हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो ग्रोथ पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। राइट, ग्रोथ नेगेटिव का मतलब बेसिकली क्या हुआ, डिक्लाइन। तो जैसे अगर मैं बोलूं कि इकोनॉमिक ग्रोथ रेट नेगेटिव में चली गई है, यानी कि अब इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही, इकोनॉमी डिक्लाइन कर रही है। लेकिन डेवलपमेंट जो है वो हमेशा वैल्यू पॉजिटिव रहेगा। डेवलपमेंट को हमेशा पॉजिटिव सेंस में यूज करते हैं कि कोई भी चीज अगर डेवलप हो रही है यानी कि उसके साथ कोई पॉजिटिव चीज ही हो रही है, उसका नेगेटिव चीज नहीं हो रहा है। क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आ रहा है तभी हम डेवलपमेंट यूज करते हैं, क्वालिटी में डिग्रेडेशन आ रहा है तो हम डेवलपमेंट वर्ड यूज नहीं करेंगे। क्लियर? सो ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ कि ह्यूमंस को किस तरीके से डेवलप किया जा रहा है।
ह्यूमंस को डेवलप करने के लिए हमें 4 पिलर्स डिसाइड किए गए हैं, दैट इज इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी एंड एम्पावरमेंट। इन सभी फैक्टर्स, इन 4 फैक्टर्स के ऊपर होने वाला इंक्रीज इन क्वालिटी, इंक्रीज इन वैल्यू एडिशन, दैट विल लीड टू ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देख रहे हैं ह्यूमन डेवलपमेंट को, इट इंक्लूड्स इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या हुआ? सभी जो आपके पॉपुलेशन के मेंबर्स हैं, चाहे वो यंग पीपल हों, ओल्डर पीपल हों, फीमेल्स हों, मेल्स हों, डिफरेंट जो अनप्रिविलेज सेक्शंस होते हैं जैसे आपके ट्रांसजेंडर्स होते हैं, ठीक है, तो इन बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन में इनको जो है साइडलाइन कर दिया जाता है, कई बार डेवलप नहीं रखा जाता है। सभी को इक्वल चांसेस मिलना, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलना, दैट इज इक्विटी, राइट। इक्विटी का मतलब इक्वालिटी नहीं है, आप एक तरीके से समझ सकते हैं कि दोनों टर्म्स रिलेटेड हैं। हम सबको बराबर नहीं चाहते, हम ये नहीं कह रहे कि सारे पॉपुलेशन के मेंबर्स बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। हम इक्विटी चाहते हैं, यानी कि किसी के साथ हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, राइट। कोई बंदा, कोई पॉपुलेशन का जो मेंबर है वो ज्यादा टैलेंटेड है, ज्यादा स्किल्ड है, तो ऑब्वियसली उसको इनकम ज्यादा मिलेगी। कोई वर्कर है, उसके वो इतना स्किल्ड नहीं है, उतना प्रोडक्टिव नहीं है, तो उसको इनकम कम मिलेगी। तो इक्वालिटी यहां नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों के स्किल लेवल में डिफरेंस है। तो इक्विटी जरूर है, जैसा उनका स्किल लेवल है उसके हिसाब से उनको फेयर अमाउंट ऑफ जो कॉम्पनसेशन है, जो मनी है, वो उनको मिल रही है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट में इक्विटी होनी चाहिए सोसाइटी के अंदर, सारे ह्यूमंस को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। जैसे एजुकेशन की बात है, तो सभी को इक्वल एजुकेशन अगर हम लोग प्रोवाइड करते हैं तो ऑब्वियसली सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, और हर इंसान अपने हिसाब से अपना टैलेंट जो है डेवलप कर सकता है। तो इसको हम बोलेंगे इक्विटी। फिर आती है सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी का मतलब हुआ कि हम कोई भी ऐसा डेवलपमेंट नहीं करेंगे जो कि शॉर्ट लिव्ड हो, शॉर्ट टर्म डेवलपमेंट नहीं होगी। वी वांट टू यूज अ डेवलपमेंट विच इज लॉन्ग टर्म, जो फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी काम आए। सो ह्यूमन डेवलपमेंट में वी ऑल्सो टॉक अबाउट सस्टेनेबिलिटी। वट एवर रिसोर्सेज वी आर यूजिंग, वट एवर न्यू इनोवेशंस वी आर मेकिंग, वी हैव टू डू दैट कीपिंग इन माइंड अबाउट फ्यूचर जनरेशंस ऑल्सो। हमें ये देखना है कि फ्यूचर में जो लोग आने वाले हैं, फ्यूचर में जो ह्यूमन पॉपुलेशन आने वाली है, उसको कोई परेशानी ना हो हमारे एक्शंस की वजह से। आज हम पॉल्यूशन कर रहे हैं, आज हम ग्लोबल वार्मिंग कर रहे हैं, आज हम क्लाइमेट चेंज कर रहे हैं, इससे ऑब्वियसली द फ्यूचर generations they will have to face many problems and we do not want that. So sustainable development or sustainable human development basically means we want to increase the quality of human life without degrading the quality of future human life, राइट। फ्यूचर का ध्यान रखते हुए हमें डेवलपमेंट करना है। देन प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी बेसिकली मीन्स हाउ प्रोडक्टिव ईच ह्यूमन इज। ह्यूमंस की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेंगे तो वो भी एक ह्यूमन डेवलपमेंट का पार्ट है। प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज होती है? एजुकेशन को बेटर करके, हेल्थ को बेटर करके, एक्सपीरियंस को बेटर करके। किसी भी पर्सन की, अगर वो ज्यादा एजुकेटेड है, ज्यादा स्किल्ड है, एजुकेशन के साथ मुझे यहाँ पे स्किलिंग वर्ड लिखना चाहिए, ठीक है। जो ज्यादा एजुकेटेड या स्किल्ड पर्सन है ऑब्वियसली ही विल बी मोर प्रोडक्टिव। देयरफॉर वी इन्वेस्ट ऑन एजुकेशन ऑफ पीपल। हम बच्चों को पढ़ाने के लिए इतना गवर्नमेंट ध्यान क्यों देती है, इतना इन्वेस्टमेंट क्यों करती है? क्योंकि हमें पता है कि जब वो बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो वो इकोनॉमिकली ज्यादा प्रोडक्टिव बन सकेंगे। हेल्थ पे गवर्नमेंट इतना जो है खर्चा करती है, इतना इन्वेस्टमेंट करती है, बिकॉज एवरी कंट्री वांट्स टू प्रोवाइड देयर सिटीजंस, टू प्रोवाइड देयर पॉपुलेशन मेंबर्स विद गुड हेल्थ फैसिलिटीज, ताकि वो जो अच्छी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर पाएं, एक अच्छी लाइफ जी पाएं। और एक्सपीरियंस जैसे जैसे आप एज में इंक्रीज होते जाते हैं, आप ऑब्वियसली आपका जो एक्सपीरियंस है वो ऐड होता जाता है एंड इट विल अगेन लीड टू इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। फाइनली एम्पावरमेंट इज ऑल्सो देयर। एम्पावरमेंट हो रहा है ह्यूमन डेवलपमेंट में। हर अंडर प्रिविलेज सेक्शन का आपको एम्पावरमेंट करना है। एम्पावरमेंट का मतलब है कि उनके जो राइट्स हैं, उनको राइट्स को स्ट्रेंथन करना है, उन पॉपुलेशन ग्रुप्स को वॉइस प्रोवाइड करनी है, so that they can demand for equity, they can demand for productivity and they can demand for sustainability. That is empowerment. तो अगर मैं इंडिया के एग्जांपल से हम समझने की इसको कोशिश करेंगे, so इंडिया में many women they need to be empowered because traditionally the women in Indian societies they have been discriminated against. तो women को हम लोग equity नहीं प्रोवाइड करते। women अगर किसी जॉब में काम कर रही हैं तो कई बार उनको कम पैसे मिलते हैं as compared to male workers, चाहे दोनों सेम काम कर रहे हो। सस्टेनेबिलिटी women के लिए हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं रखते हैं। प्रोडक्टिविटी जो वुमेन की है वो बहुत कम है, इसलिए हम उनको एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करते, उनके हेल्थ पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो इसलिए ये सारी चीजें वुमेन को मिले तो हम वुमेन को क्या करेंगे? एम्पावर करेंगे, सो दैट दे आर एबल टू मेक डिसीजंस, सो दैट दे आर एबल टू रेज देयर वॉइस एंड दे आर एबल टू डिमांड फॉर इक्विटी, डिमांड फॉर सस्टेनेबिलिटी एंड डिमांड फॉर प्रोडक्टिविटी। ओके, सो दीज आर द 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। और इस ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी यूज किया जाता है।
बाय द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो यूएनडीपी का, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का जो एजेंसी है, इसके द्वारा आपकी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट या ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है उनको पब्लिश किया जाता है। उसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट कंट्रीज को रैंक भी किया जाता है। सो इस मैप में आप देखिए, all the dark colored countries they have a high human development index। so इस human development index को कैलकुलेट करते वक्त किन किन चीजों का ध्यान रखा गया है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी का ध्यान रखा जाता है, ठीक है, आपका जो एजुकेशनल लेवल्स हैं उनका ध्यान रखा जाता है कि ग्रॉस एनरोलमेंट कैसा है, आपका जो सेक्स रेशियो है फॉर मेल्स एंड फीमेल्स वो किस तरीके का है, कितने लोग प्राइमरी एजुकेशन से हायर एजुकेशन में ट्रांसफर कर जाते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। और फिर फाइनली हम जो रियल इनकम है यानी कि जीएनआई है, ग्रॉस नेशनल इनकम है पर कैपिटा, इसको भी स्टडी करते हैं कि लोगों के पास पैसा कितना है, इकोनॉमिकली कितने स्ट्रांग है। सो हेल्थ, एजुकेशन एंड इकोनॉमिक, ऑल दीज थ्री इंडिकेटर्स आर टेकन इनटू अकाउंट टू कैलकुलेट द एचडीआई। एचडीआई 0 से लेकर 1 तक के बीच में पॉइंट्स प्रोवाइड करता है हर कंट्री को। जितना ज्यादा आप 1 के करीब हैं उतना अच्छा आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। सो मोस्ट ऑफ द हाईली डेवलप्ड ह्यूमन डेवलप्ड इकोनॉमीज दे आर फाउंड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर्स, नॉर्दर्न पार्ट आपका यूरोप के अंदर, रशिया, कजाकिस्तान, कनाडा, यूएसए, these countries, Australia in the southern hemisphere, Argentina and Chile, they have very high human development indexes. Similarly, countries in Middle East, Saudi Arabia, Oman, UAE, because of highly rich economies, यहाँ पे भी जो citizens हैं, जो population के members हैं, उनको सारी अच्छी educational, health and आपके income facilities जो हैं उन लोगों को मिली हुई हैं। लेकिन वहीं आप जो lighter green colors हैं उनको देखेंगे तो यहाँ पे human development index कम हो चुका है। India being this lighter shade of green is between 0.55 to 0.699 medium human development index। ठीक है, तो मीडियम कंट्रीज वो हैं जहां पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत ज्यादा स्कोप है इंप्रूव करने का, बहुत ज्यादा अच्छी कंडीशंस लोगों को नहीं मिल रही हैं। हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की कंट्रीज आपके चाइना में और ईरान, सेंट्रल एशिया में आपको मिलती हैं। लो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाली कंट्रीज आपको अफ्रीका के सेंट्रल पार्ट में देखने को मिल रही हैं। सो मोस्ट ऑफ द सहारा and sub-Sahara region and Central African region is very low, ranked very low on the Human Development Index। Basically ये जो Human Development Index है आप इस तरीके से भी देख सकते हैं, जो developed economies हैं, developed countries हैं, they have a better HDI and the countries which are developing they have a medium HDI and the least developed countries they have the least HDI, least Human Development Index। Clear हुआ? So friends ये हो गई हमारे Human Development की बात। Now let us look at 2 questions जो कि prelims में पूछे गए हैं। प्रीलिम्स में आजकल के ट्रेंड्स में सोशल ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड से जुड़े हुए क्वेश्चन हमें बहुत कम पूछे जाते हैं। ठीक है, मेंस की अगर हम बात करेंगे तो मेंस में तो आपका सोशल ज्योग्राफी एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही कम टच किया जाता है। सोशल इश्यूज की फॉर्म में हम इस टॉपिक को टच जरूर करते हैं, तो वो भी हम सिर्फ इंडिया के पर्सपेक्टिव में इस टॉपिक को टच करते हैं। वर्ल्ड की जो आपकी सोशल ज्योग्राफी है वो आपके मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। प्री में हमेशा वो उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आ सकता है। जैसे 2002 में एक क्वेश्चन आया था, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया? सिंपल, ब्राजील, इंडोनेशिया, जापान, रशिया, इन कंट्रीज को रैंक करना है पॉपुलेशन वाइज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे पॉपुलस कंट्री जो है वो सबसे पहले आएगी, सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री उसके बाद, एंड ऐसे इस तरीके से हम ऑर्डर जो है इन कंट्रीज को देंगे। सो करेक्ट आंसर इज ऑब्वियसली बी, इंडोनेशिया इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री, देन कम्स जापान, देन कम्स ब्राजील एंड देन रशिया। और रशिया जो है इतना बड़ा कंट्री है लेकिन स्टिल द पॉपुलेशन वाइज रशिया काफी पीछे आता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न रशिया इज एम्प्टी, वहां पे ज्यादा पॉपुलेशन जो है सर्वाइव ही नहीं कर पाती है। सो इस तरीके के क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिलेंगे तो मिलेंगे। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, 1997 में पूछा गया क्वेश्चन है। अबाउट 50% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज कॉन्सेंट्रेटेड बिटवीन द लैटिट्यूड्स ऑफ 5 to 20 डिग्री नॉर्थ, 20 to 40 डिग्री नॉर्थ, 40 to 60 डिग्री नॉर्थ, 20 to 40 डिग्री साउथ। अब इस क्वेश्चन को देखिए कितना इजीली आप आंसर कर सकते हैं। 40 से 60, हमको बोला गया 50% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, यानी कि आधे दुनिया के लोग इस रीजन में ही रहते हैं। तो 40 से 60 का अगर नॉर्थ का रीजन है तो ये तो आपका बहुत कोल्ड रीजन हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। दुनिया की आधी पॉपुलेशन वहां कैसे रह सकती है? और हम इतना भी जानते हैं कि इंडिया एंड चाइना, इन दोनों को अगर आप हटा दोगे तो 50% पॉपुलेशन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके वर्ल्ड की। तो इंडिया और चाइना, इन दोनों कंट्रीज को भी उस लैटिट्यूडनल रेंज में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? तो ऑब्वियसली 40 to 60 डिग्री नॉर्थ तो नहीं होना चाहिए हमारा आंसर, राइट? क्योंकि इंडिया बिल्कुल तरीके से एक्सक्लूड हो जाएगा फिर अगर हम 40 से 60 का मार्जिन लेंगे। फिर 5 से 20 डिग्री नॉर्थ, 5 से 20 डिग्री नॉर्थ में आपका चाइना जो है एक्सक्लूड हो जाएगा। अगेन हम 50% पॉपुलेशन जो है 5 से 20 डिग्री नॉर्थ के बीच में नहीं ले पाएंगे। सदर्न हेमिस्फीयर में तो जा ही नहीं सकते, सदर्न हेमिस्फीयर में लैंड मास ही बहुत कम है। साउथ अमेरिका में, साउथ अफ्रीका में और ऑस्ट्रेलिया में लोग नहीं रहते कि 50% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। क्या हो गया हमारा आंसर?
20 से 40 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। और 20 से 40 डिग्री नॉर्थ आपको ये देख के भी पता लग रहा है कि ऑप्शन में 20 to 40 नॉर्थ एंड 20 to 40 साउथ है, और वहां पे बस इतना टेस्ट किया जा रहा है कि आपको पता हो कि ज्यादातर पॉपुलेशन कहां रहती है। सो इफ यू लुक एट दिस मैप, ये आपका मैप 2015 के डेटा के हिसाब से बना हुआ है और ज्यादा इसमें चेंज भी नहीं आया होगा 2015 से अभी तक। मोस्ट ऑफ योर ह्यूमन पॉपुलेशन इज रिजाइडिंग इन 20 to 40, ठीक है। आपका इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसी कंट्रीज यहाँ पे आनी चाहिए। इसके बाद आपका मैक्सिको विच इज अगेन अ वेरी पॉपुलस कंट्री, आपका इस रीजन में आना चाहिए। फिर आपका जो ये मेडिटेरेनियन सी के अराउंड का रीजन है, कैस्पियन सी के अराउंड का रीजन है, दिस इज ऑल्सो कमिंग इन द सेम पार्ट। यूएसए का जो कोस्टल पार्ट है वहां भी आपके काफी ज्यादा पॉपुलेशन जो है रिसाइड करती है। तो अगर हम लैटिट्यूड वाइज बात करेंगे 20 से 40 डिग्री नॉर्थ के बीच में मोस्ट ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन इज रिजाइडिंग। लॉन्गिट्यूड वाइज अगर हम बात करेंगे, लॉन्गिट्यूड वाइज अगर हम बात कर रहे हैं, सो मोस्ट ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन इज ऑब्वियसली रिजाइडिंग इन दीज लॉन्गिट्यूड्स, जो कि इंडिया और चाइना के ऊपर लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आने वाले हैं दोस्तों प्री में, अगर आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी ऑफ ह्यूमंस, वर्ल्ड सोशल ज्योग्राफी से जुड़े हुए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर दोस्तों। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है इंडिया की सोशल ज्योग्राफी, एंड दिस विल बी वेरी क्रूशियल फॉर योर प्री एज वेल एज GS1, राइट। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट द इंडियन सोशल ज्योग्राफी। जो कॉन्सेप्ट्स हमने आज पढ़े अबाउट द पॉपुलेशन स्ट्रक्चर, अबाउट द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड माइग्रेशन, ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स विल बी यूज्ड इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑल्सो। सो लेट अस मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन ग्रोइंग एंड जय हिंद।